स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। उद्धरण चिन्ह आदित्य अर्जुन, जो अभी युवा था, उसने भी छोटी उम्र में बहुत कुछ देखा था। जैसे ही आदित्य घर से निकला, विवेक सिंह को बुढ़ापे का एहसास होने लगा। विवेक ने इस संकट को बहुत गंभीरता से लिया था, लेकिन आदित्य इस बारे में बिल्कुल बेपरवाह था। जाहिर है, आदित्य को सब कुछ अच्छे से पता था। आदित्य को इस छोटी सी बात की जरा भी परवाह नहीं थी। हालांकि, ये सोचकर कि आदित्य उसका ही बेटा है, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है। इतने समझदार बेटे का होना किसी के लिए भी गर्व की बात थी। इसी बीच, वर्मा और मेहता परिवारों को भी यह खबर मिली कि सिंह परिवार जल्द ही लक्ष्मी नगर छोड़ने वाला है। आप लोग आ गए। शहर के मुखिया को वर्मा और मेहता परिवार के मुखिया को एक साथ देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। वह खड़ा हुआ और बोला, हम खाना खा रहे हैं, क्या आप लोग भी कुछ लेना चाहेंगे? शहर के मुखिया के नौकरों ने पहले ही वर्मा परिवार के मुखिया और मेहता परिवार के मुखिया के लिए बर्तन लगाने शुरू कर दिए थे और उनके लिए गिलास भी भर दिए थे। वर्मा और मेहता परिवार के मुखिया भी बैठ गए। जाहिर है, वे जानते थे कि किसी भी बात को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका खाने की टेबल पर ही होता है। शहर के मुखिया, क्या आप जानते हैं कि सिंह परिवार लक्ष्मी नगर से जा रहा है? क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? वर्मा परिवार के मुखिया ने पूछा। वह सिंह परिवार से बहुत नफरत करता था। जाहिर है वह उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसका परिवार इतना मजबूत नहीं था, इसलिए उसे इन लोगों से मदद लेनी पड़ी। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। चूंकि वे पहले ही जा चुके हैं, हम सिंह परिवार की संपत्तियों को लक्ष्मी नगर में बांट लेंगे। इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, और सब कुछ आराम से मिल जाएगा, है ना? शहर के मुखिया ने वर्मा परिवार के मुखिया की तरफ देखकर कहा। उसके लिए, चाहे सिंह परिवार हो या वर्मा परिवार, सब एक जैसे थे। जब तक उसे फायदा हो, वह किसी के साथ भी हाथ मिला सकता था। अब जब सिंह परिवार जा चुका था, वह अपनी दुकान वापस ले सकता था और सिंह परिवार की छोड़ी हुई चीजों को बांट सकता था। ये सब करना क्यों नहीं, जबकि उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, दो काले कपड़े पहने लोगों ने एक साथ कहा। उनमें से एक ने फिर से समझाया, हम इस बार उस महान रसायनज्ञ को मारने आए हैं। अब जब वे लोग मरे नहीं हैं, तो हम कैसे रुक सकते हैं? उनका काम उस बूढ़े आदमी को मारना था। बाकी सब कुछ, वे बस अपनी जरूरत की चीजें पाना चाहते थे। अगर वे अब सिंह परिवार का पीछा नहीं करेंगे, तो उन्हें अपने काम में शामिल लोगों को मारने का मौका कहां से मिलेगा? मुझे भी लगता है कि उनका पीछा करना चाहिए। उसी समय, पास बैठे मेहता परिवार के मुखिया ने कहा, हमने इस बार सिंह परिवार पर बहुत जुल्म किए हैं। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी बाघ को वापस जंगल में जाने दूं। जब हमने उन्हें इतना सताया है, तो उन्हें लक्ष्मी नगर में ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए। इस तरह, हम भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म कर देंगे, और दूसरी बात, ये लक्ष्मी नगर के बाकी छोटे समूहों के लिए भी एक चेतावनी होगी। अब 5 लोग चर्चा कर रहे थे, और 4 लोग उनका पीछा करने के लिए राजी हो गए थे। शहर के मुखिया ने थोड़ी देर सोचा, और दांत पीसते हुए कहा, चलो, मैं भी चलूंगा। उसे जाना ही था, अगर वह नहीं जाता, तो शायद ये लोग सिंह परिवार को मारने के बाद उससे निपटने के लिए एक साथ मिल जाते। पहले लक्ष्मी नगर 4 बड़े परिवारों का था, लेकिन अब वे 4 बड़े परिवार इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। ओझा परिवार चला गया है और शर्मा परिवार का नाश हो चुका है। अगर वर्मा और मेहता परिवार एक हो जाते, तो वे पूरे लक्ष्मी नगर पर अपना कब्जा कर सकते थे। उस समय उसके मुखिया होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि वह एक सरकारी आदमी था, वे उसे मारते नहीं, लेकिन उसे एक कठपुतली मुखिया बनाकर रख सकते थे। चूंकि सब सिंह परिवार का पीछा करने के लिए राजी हो गए थे, तो देरी किस बात की थी, सबने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। आदित्य अपनी रसायनशाला में रसायन बना रहा था, जबकि उसका गुरु और आरोही सिंह उसे देख रहे थे।
आदित्य के सामने जलती हुई बैंगनी लौ को देखकर गुरु आह भरे बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने आदित्य को रसायन बनाते हुए पहले भी देखा था, लेकिन जब भी वह आदित्य को रसायन बनाते हुए देखता तो यह इतना मनमोहक लगता था। मेरा भाई महान है, मुझे फिर से टॉफी खाने को मिलेंगी। आरोही के मुंह में कुछ गोलियां उड़कर आते देख वह मुस्कुराए। कंडेंसेशन, हवा में तरल हो चुकी दवा की गोलियां एक एक करके जम गईं। गोलियां बनकर एक के बाद एक आदित्य के हाथों में उड़कर आईं। इन गोलियों को लेकर आदित्य ने उन्हें जैड की बोतलों में रखा और अपनी बहन को दे दिया, जो बगल में इंतजार कर रही थी। आरोही ने खुशी खुशी जैड की बोतल ली, एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में रख लिया। बहुत स्वादिष्ट। तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान दिखाए और जैड की बोतल को अपनी बाहों में रख लिया। वह इतनी सारी टॉफियों को धीरे धीरे खाना चाहती थी। इस बार आदित्य ने बहुत सारी गोलियां बनाई थीं, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा। हालांकि आदित्य रसायन के देवता के स्तर पर था और उसने लगातार 5 बार गोलियां बनाई थीं, फिर भी उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी हो गई थी। अरे, या फिर स्तर बहुत कम है, यहाँ तक कि अगर मैंने पिछले जन्म में 5 दिन और 5 रात तक अभ्यास किया होता, तो भी मुझे जरा भी थकावट महसूस नहीं होती। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए आदित्य ने अपने मन में कहा। इस समय गुरु आरोही की बाहों में रखी जैड की बोतल को घूर रहा था, और वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर गुरु ने कहा, आरोही, मुझे एक चखने को दो, ठीक है। यह जाहिर तौर पर आदित्य ने खुद बनाई थी। उसकी इसमें बहुत रुचि थी। वह इसका अध्ययन करना चाहता था और चखना चाहता था कि यह गोली असल में क्या काम करती है। ऐसी शानदार रसायन बनाने की क्षमता के साथ, यह मुमकिन नहीं था कि आदित्य कुछ बेकार की गोलियां बनाए, और इन गोलियों के लिए जो सामग्री इस्तेमाल हुई थी, वे सभी आध्यात्मिक पौधे थे। हालांकि यह बिना स्तर वाला आध्यात्मिक पौधा था, फिर भी आध्यात्मिक पौधा ही होता है और इसे टॉफी की तरह नहीं खाया जा सकता। चूंकि आदित्य ने ये सारी गोलियां आरोही को दी थीं और आरोही के द्वारा ली जाने वाली मात्रा को भी सीमित नहीं किया था, तो ये साबित करता था कि इन गोलियों को ज्यादा मात्रा में लिया जा सकता था। आध्यात्मिक पौधे को एक गोली में बदला जाता है जिसे ज्यादा मात्रा में लिया जा सकता है, यहाँ तक कि अगर यह बिना स्तर वाली गोली भी हो, तो भी इसका अध्ययन काफी कीमती था। ये 3 विषैले गुणों से युक्त थी। हालांकि ये बिल्कुल सही स्तर की गोलियां थीं, लेकिन इनमें भी विषैले तत्व थे। वह देखना चाहता था कि आदित्य आरोही को इन्हें लेने की हिम्मत कैसे कर रहा था। नहीं, गुरु की बातें सुनकर आरोही ने अपना मुंह फुलाकर कहा, और गोलियों को अपनी बाहों में बचाकर रखा। ये उसकी कीमती टॉफियां थीं, जो उसके भाई ने बनाई थीं। वह इन्हें किसी और को कैसे दे सकती थी, यहाँ तक कि अगर वह शख्स उसके भाई का गुरु ही क्यों ना हो। मुझे एक दे दो, मैं तुम्हें किसी और चीज से इसे बदल दूंगा। गुरु बच्चे की तरह बोला। उसे कहाँ पता था कि आरोही ने गुरु की बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने अचानक सिर हिलाया और कहा, आप मेरे भाई के गुरु हैं, और मेरा भाई इसे बना सकता है। आप खुद क्यों नहीं बना लेते? आप मेरी टॉफियां क्यों छीन रहे हैं? इतना बड़ा होकर बच्चों से चीजें चुराना शर्म की बात है। ये कहने के बाद आरोही वहां से दौड़कर चली गई। ऐसी लग रही थी जैसे उसे डर हो कि गुरु उसकी टॉफी की बाल्टी चुरा लेगा। अहम, आदित्य ने 2 बार खांसा और कहा, या मैं तुम्हें देखने के लिए एक और भट्टी में बनाता हूं। कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात कहकर हाव भाव ऐसे थे कि साफ साफ कह रहा हो, जल्दी से बनाओ। आदित्य मुस्कुराया और आध्यात्मिक पौधे की तैयारी करने लगा। इतना आराम करने के बाद वह भी अच्छे से आराम कर चुका था। एक पौधा रसायनशाला में नाचने लगा, और कमरे के बीच में एक बैंगनी लौ थी, जो बहुत सुंदर लग रही थी। गुरु आदित्य की रसायन बनाने की प्रक्रिया को बिना पलक झपकाए देख रहा था। जब भी वह आदित्य को रसायन बनाते हुए देखता, तो वह गहरे रूप से भावुक हो जाता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी रसायन बनाने की कला में फिर से सुधार हो गया है। आदित्य बहुत तेजी से रसायन बना रहा था, और गुरु के अच्छे से देख पाने से पहले हर गोली पहले ही आकार ले चुकी थी। इसी पल एक सफेद गोली ने आकार लिया, जो बाकी 2 दर्जन गोलियों से बिल्कुल अलग थी। यह क्या है? सफेद गोली देखकर गुरु अचानक चौंक गया। यह 21वीं गोली थी।
क्या आदित्य ने नहीं कहा था कि इस तरह के आध्यात्मिक पौधे से वह सिर्फ 20 गोलियां ही बना सकता है? तो यह क्या हो रहा है, एक और गोली कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य असफल हो गया हो? बाकी गोलियों को देखकर गुरु ने सिर हिलाया। मुमकिन नहीं है, उन गोलियों पर साफ साफ निशान बने हुए थे और 9 और भी थीं। कोई असफलता नहीं हुई थी। तो फिर इस एक अतिरिक्त गोली के साथ क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य की रसायन बनाने की कला में फिर से सुधार हो गया हो? उसने आदित्य की तरफ देखे बिना नहीं रहा और पाया कि आदित्य के चेहरे पर भी हैरानी का भाव था। आदित्य ने हवा में उड़ रही गोली को पकड़ा और गुरु को दिया। उसने सफेद गोली ली और उसे पहचानने लगा। जाहिर है, आदित्य जानता था कि यह गोली उसके शरीर के रसायन का एक अतिरिक्त उत्पाद था। एक पल में, आदित्य ने गोली के असर को पहचान लिया। किसी भी रुकावट को नजरअंदाज करें और शरीर को परिष्कृत करने वाले योद्धा के अभ्यास स्तर को एक स्तर तक बढ़ाएं, जो 9वें स्तर तक जा सकता है। एक योद्धा इसे ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही ले सकता है, वह भी लगातार नहीं। यह असल में इस तरह की गोली थी, हालांकि यह सिर्फ योद्धा के अभ्यास स्तर को बढ़ा सकती थी, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी थी। यह अनुत्पादक आध्यात्मिक पौधे से बनाई गई थी, जो मूल रूप से कीमती नहीं थी, और यह आम सब्जियों से सिर्फ 10 गुना ज्यादा महंगी थी। इसके अलावा, इस तरह के अनुत्पादक आध्यात्मिक पौधे को ज्यादा मात्रा में उगाया जा सकता था। इस तरह की कीमती गोली का विकास करना एक ऐसा काम था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। पहली बार, आदित्य ने अपने रसायन के शरीर के असर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ये सिर्फ बिना स्तर वाली गोली को परिष्कृत करके बनाया गया था। अगर इसे पहले स्तर की गोली से बदल दिया जाता, तो क्या योद्धाओं पर असर करने वाली कोई गोली नहीं होगी? दूसरे और तीसरे स्तर के आध्यात्मिक पौधे का क्या? इस समय, गुरु को अपने हाथ की गोली में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। या दूसरे शब्दों में कहें तो, उसे दिलचस्पी थी, लेकिन अब उसे उस गोली में ज्यादा दिलचस्पी थी जो आदित्य के हाथ में थी। जाहिर है, वह एक महान दवा थी। गुरु की उत्सुक नजरों को देखकर, आदित्य थोड़ा मुस्कुराया और उसे गुरु की तरफ फेंक दिया, और बोला, इस गोली का काम शरीर को परिष्कृत करने वाले योद्धा को एक स्तर तक ऊपर उठाना है, और यह सिर्फ 9 शरीर परिष्करण स्तरों तक पहुंच सकती है। क्या ऐसी कोई जादुई गोली है? ये कैसे बनती है? गुरु को झटका लगा। हालांकि आदित्य बेपरवाह लग रहा था, लेकिन वह आखिरकार एक गोली बनाने वाला राजा था, और जाहिर है, वह इस गोली की कीमत जानता था। ये कहा जा सकता था कि इस तरह की चमत्कारी गोली इस दुनिया में कभी नहीं आई थी। इसके अलावा, इस गोली का असर बहुत खराब था। अगर कोई इसका इस्तेमाल महान योद्धा के लिए उपयुक्त एक गोली बनाने के लिए कर सकता, तो वह हमेशा के लिए मशहूर हो जाता। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरी मिली हुई जादुई शक्ति है। इस जादुई शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और मुझे यह नहीं पता कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। गुरु हैरान रह गया, उसके पास असल में इस तरह की जादुई शक्ति थी। ये प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी। अगर उसके पास इस तरह की प्रतिभा और जादुई शक्तियां होती, तो वह सिर्फ गोली बनाने वाला राजा बनकर कैसे रह सकता था? अगर वह आध्यात्मिक पौधों के ढेर लगाता, तो वह गोलियों का राजा बन जाता। इस तरह की क्षमता, लेकिन रोज के फायदे। अगर इस गोली को बाजार में रखा जाता है, तो यकीनन बाजार इसे बहुत पसंद करेगा। शायद ये पूर्ण स्तर की ऊर्जा जमा करने वाली गोली से भी ज्यादा महंगी होगी। इसके अलावा, चूंकि इस प्रतिभा का इस्तेमाल बिना स्तर वाले आध्यात्मिक पौधों पर किया जा सकता है, तो क्या इसे उच्च स्तर की गोलियों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस तरह की कीमती गोली बिना स्तर वाले आध्यात्मिक पौधे में दिखाई देती है, तो उच्च स्तर वाले आध्यात्मिक पौधे में कौन सी और चौंकाने वाली गोली दिखाई देगी? आदित्य, मंत्रमुग्ध गुरु को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, आपको इसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आप इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जादुई शक्तियां मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से मिलती हैं, आप इसका स्पष्ट रूप से अध्ययन कैसे कर सकते हैं? गुरु सदमे में जाग गया। सचमुच, उसके पास इस तरह की दवा का अध्ययन करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहली बार, उसने इस बात पर यकीन किया कि जादुई शक्तियां स्वर्ग और पृथ्वी से मिलती हैं। चूंकि वह इस तरह की दवा का अध्ययन नहीं कर सकता था, तो उसे उन टॉफियों में दिलचस्पी हो गई जो आदित्य ने बनाई थीं।
आदित्य, इन गोलियों का क्या असर है? आदित्य मुस्कुराया और बोला, मेरी बहन को मीठा पसंद है, और मुझे बाहर से बने हुए मीठे पर यकीन नहीं है। और चाहे कोई भी मीठा हो, ज्यादा खाने से लोगों को नुकसान होता है। इसलिए, मैंने कुछ टॉफियां बनाने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया। ये कोई महान औषधि नहीं है, वे सब्जियों से बेहतर हैं। इनका असर शरीर को थोड़ा बढ़ा सकता है, फायदा यह है कि कोई विषैला प्रभाव नहीं होगा। आदित्य की ये बातें सुनकर गुरु को और ज्यादा दिलचस्पी हो गई। इससे गोलियों के बारे में उसकी समझ टूट गई, और आदित्य असल में गोलियों का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता था। ये रसायन बनाने की कला कितनी ऊंची होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सभी आध्यात्मिक पौधों में जहर होता है। अगर किसी का सही इस्तेमाल न हो, तो कम वाला घायल हो जाएगा, और ज्यादा वाला सीधे जहर से मर जाएगा। सिर्फ आदित्य ही आध्यात्मिक पौधे से अच्छी तरह वाकिफ है, जो इस तरह से इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है। इसी पल, दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। आदित्य अब रसायन नहीं बना रहा था, तो जाहिर है उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। सिंह परिवार का एक सेवक अंदर आया और आदर से बोला, मालिक आदित्य, कुछ बड़े लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, और उनका अंदाज बहुत ही खास है। आदित्य ने सिर हिलाया, और गुरु का अभिवादन करने के बाद वह बाहर की तरफ चला गया। ऐसा लगता है कि वे महान योद्धा पहले ही आ चुके हैं। ये कहना पड़ेगा कि ज्यूमिंग पवेलियन बहुत कुशल है, और वे इतनी जल्दी आ गए। जब आदित्य सिंह परिवार के घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो बड़े लोगों का एक समूह बाहर खड़ा था। हर किसी के पास हथियार थे, और वे बहुत ही खास लग रहे थे। जाहिर है, उन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, और किसी को नहीं पता था कि ये 10 लोग सभी महान योद्धा थे। क्या आप मालिक आदित्य हैं? उनका नेता एक छोटा कद का अधेड़ उम्र का आदमी था। उसे छोटा इसलिए कहा गया क्योंकि वह मजबूत लोगों के समूह के बीच खड़ा था। असल में, वह बिल्कुल भी पतला नहीं था, लेकिन बाकी लोग इतने मजबूत थे कि वह पतला लग रहा था। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैं आदित्य हूँ। कृपया अंदर बैठिए। हम काम के विवरण पर चर्चा करते हैं। क्या बात करनी है, बस उन्हें मार दो। पतले अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में खड़े एक मजबूत आदमी ने कहा। वह मजबूत आदमी बहुत ही हट्टा कट्टा था, वह उनमें सबसे हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी आवाज तेज थी, और वह गर्जना की तरह बोलता था। मेरा भाई अधीर है, हम अंदर चले और बात की, चूंकि आप एक मालिक हैं, हम निश्चित रूप से काम को पूरा करेंगे। लोगों का पैसा लेकर, लोगों के लिए काम करना जायज है। आगे चल रहे अधेड़ उम्र के आदमी ने आंख मारते हुए कहा। आदित्य मुस्कुराया, और उसे मजबूत आदमी की बदतमीजी का बुरा नहीं लगा। सच कहूं तो, उसे इस तरह के बड़े लोग पसंद थे। हमारे सिंह परिवार ने खाने पीने का इंतजाम किया है, और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उन्होंने खाने की बात सुनी, तो कई लोग मुस्कुराए। इस बार का काम ज्यादा जरूरी था। वे यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। वे बहुत पहले से भूखे थे। अब जब खाने पीने का इंतजाम हो गया था, मालिक को काम की कोई जल्दी नहीं थी, तो जाहिर है उन्हें पहले अच्छा खाना खाना था। उनके हाव भाव देखकर आदित्य को समझ आ गया कि वे कहाँ थे। इन लोगों ने खाया नहीं था, तो उसने तुरंत रास्ता दिखाया। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं पता कि आपने जो खाना तैयार किया है, वह काफी होगा या नहीं। सबसे हटे कट्टे आदमी ने अपना पेट छूते हुए कहा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, आप खुलकर खा पी सकते हैं। अगर यह काफी नहीं होगा, तो हम और बना देंगे। सिंह परिवार में कई रसोइये हैं, और उन्होंने आज कुछ भी नहीं किया। बस आपके लिए भोज तैयार कर रहे हैं, खुलकर खाए। जब उस मजबूत आदमी ने ये सुना, तो वह खुश हो गया और बोला, मुझे आप जैसे सीधे लोग पसंद हैं, तो मैं कोई शिष्टाचार नहीं करूंगा। ये कहकर, मजबूत आदमी सबसे पहले आदित्य के पीछे चला। इस तरह, लोगों का एक समूह भोज हॉल में गया। वे लोग क्या करते हैं? सिंह परिवार के एक सेवक ने बड़े लोगों के जाने के बाद अपने बगल वाले आदमी से पूछा। बगल वाले सिंह सेवक ने सिर हिलाया और अंदाजा लगाया। मुझे नहीं पता, शायद वे हमारा सामान ले जाने में मदद करेंगे। हो सकता है। उस आदमी ने भी सिर हिलाया।
ये लोग जैसे ही दिखाई दिए, मजबूत थे और सामान ले जाने के लिए बिल्कुल सही थे। क्योंकि आदित्य और विवेक ने पहले ही बातचीत कर ली थी, यहाँ तक कि अगर वे एक सहायक को भी काम पर रखते, तो वे वर्मा परिवार और मेहता परिवार को मार देंगे। उन्होंने जरा भी शोर नहीं मचाया, तो इन लोगों को अभी तक नहीं पता था कि उनके सिंह परिवार की कहीं भी जाने की कोई योजना नहीं थी। आदित्य और उसका समूह भोज हॉल में आए, और पिताजी पहले से ही उनका यहाँ इंतजार कर रहे थे। कई बुजुर्ग भी बैठे थे। उन्हें आते देखकर सिंह परिवार के सेवक ने तुरंत हॉल का दरवाजा बंद कर दिया, और सभी सेवक भी चले गए। जाहिर है, ये भोज एक रहस्य था और कुछ रसोइयों को छोड़कर सभी सेवक चले गए थे। कैसा लगा? शानदार है ना? अंदर जाने के बाद सामने मेज पर रखे भोज को देखते हुए आदित्य ने कहा। सचमुच बहुत अच्छा है, हटे कट्टे आदमी ने संतुष्टि के साथ कहा। बड़ा भोज मेज खाने से भरा हुआ था। विवेक और बुजुर्गों ने खाना नहीं खाया था, बस उनका इंतजार कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर खाना मांस का था, और कुछ सब्जियां भी थीं, जो जाहिर तौर पर उनके योद्धाओं के लिए सावधानी से तैयार की गई थीं। जल्दी करो, विवेक ने इन लोगों को जबरदस्त तरीके से खाते हुए देखकर बिना बोले नहीं रह पाया। चिंता मत कीजिए, हम आपसे ज्यादा विनम्र नहीं होंगे। कृपया आदित्य से काम के बारे में भी बात करने के लिए कहें, और हम तैयार हो जाएंगे। हटे कट्टे आदमी ने कहा। ठीक है, आदित्य ने सिर हिलाया और कहा। आज कुछ लोग हमारे सिंह परिवार पर हमला करने आएंगे, आप बस उन्हें हमेशा के लिए यहीं छोड़ देना। अगर वे नहीं आए, तो हम आज रात निकलेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। दुश्मन शायद 6 महान योद्धा हैं, और हमारी तरफ आपको मिलाकर 13 हैं। 6 महान योद्धा किस स्तर के हैं? पतले अधेड़ उम्र के आदमी ने सावधानी से पूछा। वे उच्च स्तर के नहीं हैं, उनमें से ज्यादातर महान योद्धाओं के पहले स्तर के हैं। आदित्य ने कहा। तथाकथित प्राथमिक योद्धा महान योद्धाओं का पहला, दूसरा, तीसरा स्तर है। इसके हिसाब से मध्य स्तर, चौथा, पांचवां और छठा स्तर, और उच्च स्तर, सातवां, आठवां और नौवां स्तर है। वह हट्टा कट्टा आदमी यह सुनकर बोला, तो चिंता मत करो, बड़े योद्धा के पहले दर्जे के लिए मैं एक को मुक्का मारकर ही गिरा दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, उनमें से 2 बड़े योद्धा हैं, लेकिन क्या तुम एक को मुक्का मार सकते हो? वे दोनों बड़े योद्धा 2 काले कपड़ों में आदमी थे जिन्होंने उस बूढ़े पर हमला किया था। हटे कट्टे आदमी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने बड़बड़ाया, जरूर नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। उस बड़े आदमी की निगाहों का पीछा करते हुए अर्जुन ने उस छोटे कद के अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। लगता है यही वह बड़ा भाई है जिसके बारे में वह हट्टा कट्टा आदमी कह रहा था। अर्जुन ने वास्तव में बहुत पहले से ही उस पर ध्यान दिया था। हालांकि उसका शरीर दूसरे बड़े आदमियों जैसा हट्टा कट्टा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें तेज और धारदार थीं, जैसे कोई चाकू। जाहिर है, ये बड़े योद्धा का गुरु है। इसके अलावा, ये बड़े लोग अनियंत्रित मालिक हैं और इनके नेता बन सकते हैं। जाहिर है, इस व्यक्ति के पास कुछ असामान्य तरीके हैं। हे बहादुर आदमी, आओ, मैं तुम्हें एक जाम पेश करता हूँ। विवेक सिंह खड़ा हुआ और शराब का गिलास हाथ में लेकर बोला। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया, मेज पर रखा शराब का गिलास उठाया और पी गया। बड़े योद्धा के दायरे के लिए नशे में धुत होना असंभव है, इसलिए वे खुलकर पी रहे थे। अर्जुन को इस बात का डर नहीं था कि वे ज्यादा पीने पर कोई गलती कर देंगे। इसके अलावा, एक दवा के देवता के रूप में, अगर वे नशे में भी थे, तो भी उसके पास होश में लाने के लिए एक गोली थी। उन बड़े लोगों ने विवेक सिंह को जाम पेश करने का अधिकार नहीं दिया था, वे बस उसके साथ हंस रहे थे। वे मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें अभी पता चला था कि अर्जुन और विवेक सिंह ने पहले ही योजना बना ली थी, और उन्हें तैयार होने के लिए कहा जाने का कारण केवल दुश्मन को भ्रमित करना था। उन सभी के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। चूंकि काम इतना आसान है, मैं निश्चिंत हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी बोला। इसी क्षण एक सिंह परिवार का सेवक हड़बड़ी में अंदर आया। आप जानते हैं, सिंह परिवार के पारिवारिक नियम हैं, और परिवार का मालिक अंदर मेहमानों का मनोरंजन करता है, और उसे टकराना नहीं चाहिए। और अब सेवक घबराया हुआ लग रहा है, जाहिर है कोई बहुत जरूरी बात है।
लेकिन अब केवल एक ही स्थिति है जो बहुत जरूरी है, और वह ये है कि शर्मा परिवार, वांग परिवार और शहर के मालिक ने हमला कर दिया है। वाकई, सेवक ने विवेक सिंह को वहां बैठा देखा और तुरंत बोला, मालिक, बहुत बड़ी बात हो गई है। शर्मा परिवार, वांग परिवार और शहर के मालिक ज्यादा लोगों के साथ आए हैं। बहुत से लोग, साथ ही शहर के रक्षकों ने पहले ही सिंह परिवार को घेर लिया है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, लगता है हमारा शिकार आ गया है। अर्जुन को अभी भी थोड़ी चिंता थी। अगर वे नहीं आते, तो उसे आधी रात को एक एक करके दरवाजा खटखटाना पड़ता। अब जब वे यहाँ हैं, तो अर्जुन निश्चिंत है। क्या हमें बाहर जाकर देखना चाहिए? विवेक सिंह ने कहा, ठीक है, हमने खाना और पीना लगभग खत्म कर दिया है। जब हम लड़ाई खत्म करके वापस आएंगे, तो हम वापस आकर खाना जारी रखेंगे। अर्जुन ने मेज पर बची हुई कुछ डिशों को देखा, उसका मुंह ऐंठा, ये बड़े लोग सच में खा सकते हैं। रसोई को अभी खाना पकाने में तेजी लाने के लिए कहो और यहाँ सफाई करो। जब हम वापस आएंगे, तो मैं एक अच्छी मेज देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने सेवक से कहा। सेवक, जो अभी हड़बड़ी में आया था, ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। शर्मा परिवार, वांग परिवार और शहर के मालिक, लक्ष्मी नगर में 3 प्रमुख ताकतें, सभी दरवाजे पर आ गए हैं, और युवा मालिक को कोई जल्दी नहीं है। अभी भी खाना लगाने का मूड है। हालांकि, सिंह परिवार के एक सेवक के रूप में, उसे केवल अर्जुन के आदेशों को सुनना होगा, और तुरंत आदेश को मान लेना होगा। अर्जुन के निर्देश सुनकर ये बड़े लोग मुस्कुराने लगे। सिंह परिवार का बड़ा बेटा जिंदगी में बहुत अच्छा है। इस तरह का नियोक्ता बहुत अच्छा है, और कोई समस्या नहीं है। आप जानते हैं, वे महान योद्धा हैं, लेकिन अर्जुन सिर्फ एक योद्धा है। हालांकि वह एक नियोक्ता है, अगर यह बहुत ज्यादा हो जाता है, भले ही उन्हें भुगतान करने की जरूरत न हो, उन्हें एक सबक सिखाना होगा। सभी योद्धाओं की गरिमा होती है। सिंह परिवार के सामने, शर्मा परिवार, वांग परिवार और शहर के मालिक ने अपने लोगों को लिया और पूरे सिंह परिवार को घेर लिया। सिंह परिवार के बच्चे हथियारों के साथ दरवाजे पर खड़े थे, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। अर्जुन और विवेक सिंह सभी बाहर निकल आए। मालिक, सिंह परिवार ने सम्मानपूर्वक कहा। इस समय, अर्जुन ने भी मन ही मन सिर हिलाया। अर्जुन को अभी भी सिंह परिवार बहुत पसंद था। पिछली जिंदगी में, सिंह परिवार को आधी रात को घेर लिया गया था, और सिंह परिवार के इन सदस्यों ने भी हताश होकर विरोध किया। अंत में, वे वास्तव में हार गए और कुछ लोग भागने लगे। ये कर पाना आसान नहीं है, और कम से कम यह अर्जुन को बहुत प्रभावित करता है। ये सिंह परिवार मेरी सुरक्षा के लायक है, अर्जुन ने अपने दिल में कहा। विवेक सिंह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे, मुझे लगा कि तुम भाग गए। शर्मा परिवार के मालिक ने विवेक सिंह को देखा और मजाक उड़ाया। बस तुम चूहों, तुम एक शेर को कैसे भगा सकते हो? विवेक सिंह ने हार नहीं मानी और जवाब दिया, चूहा। शर्मा परिवार का मालिक हंसा, अगर हम चूहे हैं, तो तुम क्या हो? शेर बीमार शेरों से भी बदतर हैं। चूंकि तुम आज नहीं भागे, मैं तुम सभी को यहीं छोड़ दूंगा। आह, जब तक तुम्हारे पास क्षमता है, आओ। विवेक सिंह ने फिर से वांग परिवार के मालिक को देखा, और तीखेपन से कहा, काय वांग परिवार इसमें कब भाग लेगा? क्या वे परिवार के नष्ट होने से डरते नहीं हैं? डरपोक। वांग परिवार डरपोक कैसे हो सकता है? क्या डरपोक लक्ष्मी नगर में 4 महान परिवारों के सिंहासन पर बैठ सकता है? इसके विपरीत, तुम्हारे सिंह परिवार ने अंत में 4 प्रमुख परिवारों के सिंहासन पर बैठने में कामयाबी हासिल की है, और अब तुम बेदखल होने वाले हो। वांग परिवार के मालिक ने विवेक सिंह को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सच में मौत को ढूंढ रहा है। मौत आसन है, दया की भीख मत मांगो, और अभी भी शब्दों का फायदा उठाओ। शहर के मालिक ने व्यंग्य किया। दया के लिए भीख मांगो। विवेक सिंह ने भी व्यंग्य किया, रुको मैं देखता हूं कि कौन दया के लिए भीख मांग रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास महान रसायन गुरु हैं, और हमारे पास भी उनसे निपटने वाले लोग हैं। अगर तुम अभी आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करते हो, हम बहुत दया दिखाएंगे और तुम्हें एक पूरा शरीर छोड़ देंगे ताकि तुम नीचे फिर से मिल सको। शर्मा परिवार के मालिक ने पागलपन से कहा।
वह बहुत पहले से ही सिंह परिवार से नफरत करता था और अपने सपनों में सिंह परिवार को नष्ट करना चाहता था। आज आखिरकार उसे मौका मिला। तुम शर्मा परिवार के मालिक हो, है ना? अर्जुन खड़ा हुआ और मजाक उड़ाया। आह, बच्चे का परिवार, अगर तुम दूध के लिए घर नहीं जाते हो तो तुम्हारे लिए बात करने की कोई जगह नहीं है। शर्मा परिवार के मालिक ने अर्जुन का मजाक सुना और बोले बिना नहीं रह पाए। मैं एक रसायनज्ञ हूँ, तुम्हारी महान योद्धा की तुलना में कोई कम दर्जा नहीं, तुम यहाँ बोलने के योग्य हो, मैं क्यों नहीं हो सकता? एक हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन चौंक गया और वापस चला गया। रसायन विद्या का मालिक, तुम वास्तव में रसायन विद्या के मालिक बन गए हो। तुमने कुछ ही दिनों के लिए अमृत सीखा है। शर्मा परिवार का मालिक ये सुनकर अचानक चौंक गया। तुरंत उसे एक प्रतिक्रिया मिली, क्या होगा अगर अर्जुन एक रसायन विद्या का मालिक है? वे आज पूरे सिंह परिवार को नष्ट करने जा रहे हैं। अर्जुन की प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये बेकार है। मरे हुए में कोई प्रतिभा नहीं होती है। तुम्हें आज रखना और भी बुरा है। शर्मा परिवार के मालिक ने चिल्लाया। साथ ही उसने मन ही मन फैसला किया कि वह चाहे कुछ भी हो, अर्जुन को यहाँ रखेगा। एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ भाग गया और वे ठीक से सो नहीं पाए। क्या तुम्हारा सिंह परिवार सच में यहाँ आता है? बस इतना है कि भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं है। आज वह दिन है जब तुम्हारे सिंह परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। शहर का मालिक भी चौंक गया जब उसने सुना कि अर्जुन को रसायनज्ञ में पदोन्नत किया गया था और तुरंत चिल्लाया। अर्जुन की यह प्रतिभा सच में अद्भुत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जी बुडो अर्जुन नहीं है। अब वे सभी रसायनज्ञ बन गए हैं और शर्मा परिवार में वे डैन शिष्य इतने लंबे समय से हैं और कोई प्रगति नहीं है। लोगों की तुलना करना सच में परेशान करने वाला है। शहर के मालिक से ये शब्द सुनकर पूरा सिंह परिवार आग बबूला हो गया। उनका सिंह परिवार उठने वाला है, लेकिन ये लोग अपने हितों के लिए सिंह परिवार को उठने से रोकने के लिए बेताब हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो उनका सिंह परिवार अच्छी तरह से चल रहा होता। क्यों हमारे साथ कड़ा संघर्ष करना चाहते हो? हमारे पास मार्शल आर्ट के क्षेत्र में 6 शक्तिशाली गुरु हैं, तुम क्या करते हो? 2 महान योद्धा। हाहा। शर्मा परिवार के मालिक सिंह परिवार के रोष को देखकर हंसे। सिंह परिवार जितना ज्यादा नाराज होता है, वह उतना ही ज्यादा खुश होता है। उनके पक्ष में 6 महान योद्धा हैं और दूसरी तरफ केवल 2 हैं और 3 एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। जब तक सिंह परिवार नष्ट हो जाता है और उयांग परिवार को भगा दिया जाता है, उनका शर्मा परिवार पूरे लक्ष्मी नगर पर हावी हो सकता है और वे भविष्य में लक्ष्मी नगर में कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शर्मा परिवार में 2 महान योद्धा हैं और केवल एक ही वांग परिवार है और शहर के मालिक में से केवल एक ही महान योद्धाओं के दायरे में पहुंच गया है। शर्मा परिवार के 2 महान योद्धा एक साथ काम कर सकते हैं और वांग परिवार और शहर के मालिक। ये सोचकर शर्मा परिवार का मुखिया पागलपन से हंसा। उसने कहा, सिंह परिवार अभी भी उसका भाग्यशाली सितारा है। अगर सिंह परिवार नहीं होता, भले ही उनका शर्मा परिवार भी लक्ष्मी नगर के 4 बड़े परिवारों का हाथ था, तो ये पूरे लक्ष्मी नगर पर हावी होने की तुलना में कैसे हो सकता था? शर्मा, ज्यादा घमंडी मत बनो, वरना मुझे डर है कि तुम थोड़ी देर बाद झटका बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और पागल हो जाओगे। अर्जुन ने व्यंग्य किया। इस शर्मा परिवार को, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न देखे, परिवार भी 2 महान योद्धाओं के दायरे में है। ऐसा लगा कि कोई वुज़ोंग बन गया है, और यहाँ तक कि वुज़ोंग भी कुछ नहीं था। सम्राट वू वाले वे बल इतने अनियंत्रित नहीं हैं। अगर तुम सच में इसे मरना चाहते हो, तो इसे पहले पागल होने दो। हल्ला बोल। हाहा। अर्जुन, मैं मानता हूं कि तुम्हारी रसायन विद्या की तकनीक ठीक है, लेकिन थोड़ी चालाक भी है, लेकिन दुर्भाग्य से अब वे चालाक तुम्हें बचा नहीं सकते। तुम जानते हो, इस दुनिया में सब कुछ काल्पनिक है और केवल ताकत ही सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। शर्मा परिवार का मालिक हंसा और अर्जुन की आंखों में एक दया को देखा। वह इतना अच्छा लग रहा था कि वह मरने वाला था। मैं एक चालाक खेल रहा हूँ। शर्मा परिवार के मालिक, मैं तुम्हें बाद में अपनी चालाकी दिखाऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुरंत मुड़ा और बड़े लोगों से कहा, हर कोई, तुम लोगों को परेशानी है।
इन लोगों को मारने के बाद चलो पीना जारी रखते हैं। अर्जुन के शब्द सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। अर्जुन के शब्दों का मतलब शर्मा परिवार, वांग परिवार और शहर के मालिक को मुर्गों के रूप में मानना लगता है। यह ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा हो, दोस्तों, हमने मुर्गी को मार डाला ताकि इसे शराब के साथ पकाया जा सके। चार बड़े परिवार और शहर का मालिक मुर्गियां बन गए जिन्हें किसी भी समय मारा जा सकता था। सिंह परिवार ने सिर हिलाया और इस अवास्तविक विचार को फेंक दिया। क्या तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो? ये बहुत मजेदार है, बस ये बड़े लोग हमें मारना चाहते हैं। अर्जुन, क्या तुम नहीं जागे? शर्मा परिवार के मालिक ने कुछ बड़े लोगों को देखा और जंगली रूप से हंसे। इन बड़े लोगों का कद काफी हट्टा कट्टा है। दुर्भाग्य से, ताकत इस बात पर आधारित नहीं है कि वे क्या पहनते हैं और बोलते हैं, बल्कि दायरे और आध्यात्मिक कौशल पर आधारित है। अगर वे इसे पहनते हैं, तो वे ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब योद्धा सभी बड़े लोग होते हैं, तो यह उनकी बारी कैसे हो सकती है? शहर के मालिक ने माथे पर शिकन डाली। वह शर्मा परिवार का मुखिया नहीं था। वह जानता था कि दुनिया के बाहर लोग हैं और आकाश के बाहर स्वर्ग है। शर्मा परिवार को रातों रात नष्ट कर दिया गया और वे शायद हत्यारे से मेल नहीं खाते। इसलिए बहुत ज्यादा पागल न होना बेहतर है। यह अनुमान है कि इस अवधि के दौरान शर्मा परिवार को सिंह परिवार ने पागल कर दिया है। अब जब स्थिति अचानक उलट गई है, तो शर्मा परिवार के सिर पर जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। क्या ये है? 10 लोगों ने अचानक गति पकड़ी और एक पल में हर किसी ने भारी गति को आते हुए महसूस किया, जैसे एक तूफान। सिंह परिवार की भावनाएं खास तौर पर साफ नहीं हैं। शर्मा परिवार के मालिक और वांग परिवार के मालिक मुख्य रूप से गति के लक्ष्य पर लक्षित हैं, और उन सभी पर एक समय में गति द्वारा हमला किया जाता है। मूल रूप से विजयी शर्मा परिवार के मालिक की हंसी अचानक रुक गई, जैसे कि गले में एक डक के साथ एक दयनीय गिगले बना रहा हो। तुम सब महान योद्धा हो। इस निष्कर्ष पर शर्मा परिवार का मालिक जमीन पर बैठ गया और खून उगलने लगा। वह अभिभूत होने के बाद बहुत खुश हुआ, और अभिभूत होने के बाद अभिभूत हुआ। उसका दिमाग परेशान था, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस बह गई, और उसका खून बह गया। शर्मा परिवार के मालिक, क्या तुम ठीक हो? शर्मा परिवार में हर कोई तुरंत शर्मा परिवार के मालिक की मदद करने के लिए आगे आया। जहां तक शहर के मालिक और वांग परिवार के मालिक का सवाल है, उनके पास शर्मा परिवार के मालिक की दयनीय स्थिति को देखने के लिए कहां समय है। वे भी पीले और कांपते होंठ हैं। जीवन की महान खुशी और महान दुख इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास जीतने का मौका था, लेकिन अब मेरा जीवन और मृत्यु मेरे नियंत्रण में नहीं है। विवेक सिंह, तुम्हें ये महान योद्धा कहाँ मिले? शहर के मालिक ने कड़े शब्दों में कहा। मुझे ये नहीं मिले, लेकिन अर्जुन को ये मिले। ये वही है जिसे तुम चालाकी कहते हो। ठीक है, ये छोटी चालाकी काफी है, लेकिन तुम्हारी महान बुद्धि के बारे में क्या? यह मेरी चालाकी के खिलाफ कैसे नहीं हो सकता है? विवेक सिंह ने मजाक उड़ाया। अंतिम क्षण में, वे अभी भी जल्दबाजी में भागने पर चर्चा कर रहे थे। इस समय, यह उनका दुश्मन था जिसे भागना चाहिए। विवेक सिंह ने केवल इतना महसूस किया कि वह बेहद खुश था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, यह अब से ज्यादा आरामदायक था। अर्जुन, क्या ये वे सहायक हैं जिन्हें तुम खोज रहे हो? शहर के मालिक अर्जुन को देखा और पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 10 महान योद्धा सभी एक समुराई स्तर के अस्तित्व द्वारा पाए गए थे। उसने उन्हें कैसे पाया? अर्जुन ने सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़ाया, और मुस्कुराया। क्या तुम हैरान या हैरान हो? शहर का मालिक पहले ही अवाक था। वह जानता था कि अगर अर्जुन उसे आज जाने देता है, तो वह भागने के खतरे में होगा। वांग परिवार के मालिक का रंग पीला था, और उसकी आंखें अभी भी चुभ रही थीं। जाहिर है, वह अभी भी स्थिति को तोड़ने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। उसके जैसे व्यक्ति के लिए जो सब कुछ अपने हाथों में लेना पसंद करता है, वह सबसे ज्यादा नापसंद करता है इस तरह का एक दुर्घटना। हालांकि, दुर्घटनाएं हर जगह थीं, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पागलपन से अपना सिर मोड़ लिया, जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच रहा था। जब तक कोई नुकसान नहीं होता है, तब तक युद्धाभ्यास के लिए जगह है।
प्रिय साथियों, मुझे नहीं पता कि अर्जुन ने तुम्हें क्या फायदे दिए हैं, लेकिन मैं आज के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकने तक दोगुना भुगतान करने को तैयार हूँ। वांग परिवार के मालिक ने अपने सामने 10 शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को चिल्लाया। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति और हर चीज की एक कीमत होती है। चूंकि सिंह परिवार भुगतान कर सकता है, वह इन लोगों को भर्ती करने की कोशिश भी कर सकता है। कीमत। अपेक्षाकृत पतले अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, सबसे पहले, हम नियोक्ता का उल्लंघन नहीं करेंगे क्योंकि तुम उच्च कीमत का भुगतान करते हो। इसके अलावा, तुम्हारा शाही परिवार वास्तव में किस तरह की चीज को दोगुना देता है? सस्ती। जब तक तुम हमारे वांग परिवार को जीने देते हो, मैं इसे उतना ही दूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी के शब्द सुनकर, वांग परिवार के मालिक ने तुरंत कहा। इस समय, शर्मा परिवार के मालिक और शहर के मालिक ने भी प्रतिक्रिया दी, और अब वे मरने वाले नहीं हैं। अगर वे महान योद्धा के दायरे के इन गुरु रणनीतियों को उलट सकते हैं, तो उनके पास अभी भी जीवन होगा। कीमत चाहे जो भी हो, मैं इसे दोगुना कर दूंगा। शहर के मालिक ने खून से कहा। वह मूल रूप से एक लालची व्यक्ति था, लेकिन अब उसने इसका फायदा नहीं उठाया, इसलिए वह बाहर पैसे उठाना चाहता था। बेशक वह परेशान होकर खून बह रहा था। इस समय, विवेक सिंह इन लोगों के वांग परिवार द्वारा उकसाए जाने के बारे में थोड़ा चिंतित था और चिंतित अर्जुन को देखने में मदद नहीं कर सका। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और अपने पिता को चिंता न करने का इशारा किया। इन लोगों को जुमिंग मंडप द्वारा भर्ती किया गया था, और वे सभी गंभीर योद्धा थे। जुमिंग मंडप निश्चित रूप से उन्हें विद्रोह की कीमत को देखने देगा। कितना? पतले अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया जैसे कि उसने एक मजाक सुना हो, मैं तुम्हें बताने से डरता नहीं हूँ। 90 उत्तम क्यूई गैदरिंग पिल्स, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? 90 उत्तम क्यूई गैदरिंग पिल्स। अर्जुन ने उन पर इतनी बड़ी कीमत खर्च की। ये कीमत कोड एक वुज़ोंग स्तर के विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं। यह उनके लिए बहुत योग्य है। शर्मा परिवार, क्या तुमने किसी को शर्मा परिवार को नष्ट करने के लिए कहा? शहर के मालिक ने अचानक अर्जुन की ओर इशारा किया, और दहशत में कहा। अब ये सोचकर, शर्मा परिवार को सिंह परिवार को नाराज करने के बाद रातों रात मिटा दिया गया। लेकिन उसने जो विश्लेषण किया वह वुज़ोंग मजबूत के हाथ थे, ये सोचकर कि शर्मा परिवार ने अनजाने में वुज़ोंग स्तर के विशेषज्ञ को नाराज किया था, और अब वह जानता है कि यह कहाँ वुज़ोंग स्तर के विशेषज्ञ को नाराज करता है। ये पूरी तरह से सिंह परिवार को नाराज करता है। सटीक होने के लिए, यह अर्जुन को नाराज करता है। ये जानकर कि अर्जुन के पास इतने सारे उत्तम क्यूई गैदरिंग पिल्स थे, उसने कहा कि कुछ भी अर्जुन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं होगा। वे सिंह परिवार द्वारा कैसे हार सकते थे? वे सभी एक गोली के साथ अर्जुन द्वारा मारे गए थे। ये उत्तम क्यूई गैदरिंग पिल्स आधे लक्ष्मी नगर को खरीद सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, शर्मा परिवार मेरे द्वारा नष्ट नहीं किया गया था। ये सच है कि शर्मा परिवार अर्जुन द्वारा नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि खुद से नष्ट हो गया था। लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी में हत्यारे की जांच करने के लिए उत्सुक था, और जहां उसे यह करने के लिए कोई मिलेगा, वह सीधे कर सकता था, जो सुविधाजनक और तेज था। अगर अर्जुन इस बार लक्ष्मी नगर पर हावी होना और सिंह परिवार को परेशान करना नहीं चाहता था, तो वह शायद उन सभी को नष्ट करने के तरीकों को खोज लेता। हालांकि अर्जुन का स्वर बहुत दृढ़ था, फिर भी शहर के मालिक को लगा कि शर्मा परिवार नष्ट हो गया था और अर्जुन को अलग नहीं किया जा सकता था। क्या ये तुम्हारे अंतिम शब्द हैं? अगर ऐसा है, तो तुम सड़क पर जा सकते हो, ताकि तुम इसे दिए बिना जा सको। अर्जुन ने अपने कान बटन किए और हल्के ढंग से कहा। अभी तक नहीं, वांग के मालिक ने अचानक कहा। वह सच में डर गया था कि 10 महान मार्शल गुरु उसे मार देंगे, वे वास्तव में इसे रोक नहीं सकते थे। इन 10 महान मार्शल कलाकारों को देखते हुए, वह जानता था कि ये लोग ऐसे गुरु हैं जिन्होंने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है, और वे उनसे तुलनीय नहीं हैं। ये असली लड़ाकू हैं, उनकी तरह नहीं, संसाधनों के साथ ढेर हो गए हैं। क्या मैं आत्मसमर्पण कर सकता हूँ? हमारा वांग परिवार सिंह परिवार में लौटता है। एक पफिंग के साथ, वांग परिवार के मालिक सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से कहा। मालिक! वांग परिवार चौंक गया। घुटने टेक दो! वांग परिवार के मालिक ने उपस्थित वांग परिवार पर तेजी से चिल्लाया।
जलाओ लकड़ी के बिना हरी पहाड़ियों को छोड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दुश्मन उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। अगर तुम दया की भीख नहीं मांगते हो तो तुम मर जाते हो। यहाँ तक कि अगर वह मर गया तो वह नहीं चाहता था कि वांग परिवार नष्ट हो जाए। तुम जानते हो, ये शाही परिवार उसके सभी रिश्तेदार हैं और वह इन लोगों को बस छोड़ते हुए नहीं देख सकता है। उपस्थित वांग परिवार के पास अर्जुन की ओर घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाही परिवार को घुटने टेकते देखकर सिंह परिवार और उपस्थित अन्य परिवार सभी हक्का बक्का रह गए। यह आत्मसमर्पण है। यहाँ तक कि अगर तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो क्या तुम्हें हमेशा पहले एक खेल नहीं खेलना पड़ता है? यह आत्मसमर्पण क्यों है? इन लोगों ने अभी तक इसका पता नहीं लगाया था, लेकिन शर्मा परिवार के मुखिया के रूप में वे पहले इसे समझ गए थे और घुटने भी टेक दिए थे। मेरे दिल में दुश्मन के सामने घुटने टेकना, ये भावना, ये देखकर कि चेन परिवार के मुखिया ने भी घुटने टेक दिए, बाकी सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और अंत में अपने मुखिया के सामने झुक गए। शहर के मेयर ने देखा कि वह अकेला था जो अभी तक नहीं झुका था। वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि यह न समझ पाए कि अगर वह अभी नहीं झुका तो उसकी मौत निश्चित थी। उसने अभी तक जीवन का आनंद लिया नहीं था, इसलिए वह भी घुटने टेक दिया। वह चैन परिवार की तरह बेचैन नहीं था। आदित्य उसका दुश्मन नहीं था। शुरुआत से लेकर अंत तक सिंह परिवार के साथ उसका केवल हित का टकराव था। कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी और अब जब वह लड़ नहीं सकता था तो आत्मसमर्पण करना एक अच्छा तरीका था। शहर के गार्ड केवल सैनिक थे और जब उन्होंने मेयर को घुटने टेकते देखा तो वे भी घुटने टेक दिए। वे बहुत चकित थे कि वे इतनी उत्तेजना के साथ क्यों आए और कुछ कठोर शब्दों के बाद ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सिंह परिवार और 10 महान योद्धा आदित्य को देखकर दंग रह गए। भाई, तुम क्या कह रहे हो? हमें किस दिशा में जाना चाहिए? आरोही सिंह इस समय अपने घर से निकली थी और उसे अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। एक बड़ा बैग लिए हुए उसने आदित्य की ओर देखा। इस बैग में उसका खजाना था और उसे किसी और के हाथों में देना उसे पसंद नहीं था। आदित्य ने सबकी आंखों को नजरअंदाज किया, मुड़ा, अपनी बहन के कंधे से बड़ा बैग उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और सामने की ओर चला। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब यहाँ क्यों घुटने टेक रहे हैं? आरोही सिंह ने अंत में चेन परिवार, मेयर और शर्मा परिवार को देखा। वहां मौजूद लोगों में से केवल 2 काले कपड़े पहने हुए लोग घुटने नहीं टेके थे। बाकी सभी दुश्मन पहले ही घुटने टेक चुके थे। दोनों काले कपड़े पहने लोग समझ गए थे कि स्थिति ठीक नहीं थी और बहुत पहले ही भागना चाहते थे। लेकिन वहां बूढ़ा आदमी और महान योद्धा मौजूद थे और वे भाग नहीं सकते थे। अगर वे भागने की कोशिश करते तो उनकी मौत निश्चित थी। देखो, ये हमारे दुश्मन हैं और यही लोग हमें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब मेरे भाई ने उन्हें हरा दिया है, इसलिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ वापस रखो और जब मेरे भाई अपना काम खत्म कर लेंगे तो हम साथ में खाना खाएंगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग निराश हो गए। अब आदित्य आपको यह फैसला करने के लिए कह रहा है कि इन लोगों के साथ क्या करना है। आपको अपनी बहन को समझाने के लिए कह रहा है कि कहीं मत जाओ। यह अनुमान है कि पूरे सिंह परिवार में केवल आरोही सिंह ही अभी तक नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। आरोही सिंह ने जब अपने भाई को अगली बार खाने के बारे में कहते सुना तो उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे थोड़ी भूख लगी थी। ठीक है, मैं अभी अपना सामान वापस रख दूंगी और जब हम काम खत्म कर लेंगे तो हम खाना खाने चलेंगे। ये कहकर आरोही सिंह खुशी से घर की ओर भागी और जाते हुए अपना बड़ा बैग ले जाना नहीं भूली। आदित्य ने सिंह परिवार के नौकर को आंख मारी और तुरंत 2 नौकरानियां आरोही सिंह के पीछे लग गईं। ठीक है, मेरी बहन जा चुकी है और अब मैं तुम्हारे मामलों के बारे में बात कर सकता हूँ। आदित्य मुड़ा, अपने सामने घुटने टेक रहे लोगों को देखा और कहा। किसी को भी समझ नहीं आया कि आदित्य ने क्या कहा, लेकिन 2 अपवाद थे, वे थे आदित्य और आरोही सिंह के माता पिता। विवेक सिंह अपने सामने खड़े आदित्य को देखकर पूरी तरह से चकित हो गए। वह जानते थे कि आदित्य ने आरोही सिंह को इसलिए जाने दिया क्योंकि वह आरोही सिंह को खून खराबा नहीं दिखाना चाहता था।
आरोही सिंह इतनी भोली इसलिए थी क्योंकि उसका एक बड़ा भाई था जो उससे बहुत प्यार करता था। आदित्य ने आरोही सिंह के सभी तूफानों को संभाला था। शर्मा परिवार के वरुण शर्मा ने आदित्य को उकसाया था, लेकिन आदित्य ने पलटवार नहीं किया था। जब उसकी बहन आरोही सिंह के बारे में बात हुई तो आदित्य तुरंत पागल हो गया था। भले ही वह वरुण शर्मा को हरा नहीं सकता था, फिर भी वह आगे बढ़कर जी जान से हमला किया था। ये भी वह समय था जब आदित्य को सबसे बुरी चोट लगी थी और वह बेहोश होकर गिर गया था। अब आदित्य ने सबको इंतजार कराया, शायद उसके दिल में कुछ सबसे करीबी लोगों को छोड़कर वहां मौजूद हर व्यक्ति की उसे कोई परवाह नहीं थी। वह परवाह नहीं करता था, इसलिए उसने उन लोगों को इंतजार कराया जिनकी वह परवाह करता था। कृपया मुझे इंतजार करने दें, मेरा शर्मा परिवार जाने के लिए तैयार है। शर्मा परिवार के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, आदित्य ने जोर से चिल्लाया, लेकिन मैं चिंतित हूं। किस बारे में चिंतित हो? शर्मा परिवार के मुखिया ने कहा। आदित्य मुस्कुराया और शर्मा परिवार के मुखिया को देखा। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। तो मैं मर जाऊंगा। ये कहकर उसने अचानक अपनी हथेली से अपने माथे पर मारा। मुखिया। शर्मा परिवार के मुखिया के पीछे खड़े सदस्य अचानक मुखिया की ओर दौड़े और जमीन पर गिर गए। आदित्य ने भी सामने का दृश्य देखकर आह भरी। भले ही वह उन लोगों को तुच्छ मानता था जो चालें चलना पसंद करते थे, लेकिन ये कहना होगा कि शर्मा परिवार का मुखिया वास्तव में एक आदमी था। गुरुजी, कृपया शर्मा परिवार के मुखिया की नसों को नष्ट करने में मेरी मदद करें। आदित्य ने जोर से कहा। ठीक है। एक जोर से चिल्लाहट के साथ, बगल के पेड़ से बूढ़ा आदमी नीचे उतर आया और शर्मा परिवार के मुखिया की ओर तैरने लगा। शर्मा परिवार के मुखिया ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और शर्मा परिवार विरोध करना चाहता था, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। एक पल में, शर्मा परिवार के मुखिया की पूरे शरीर की नसें बूढ़े आदमी द्वारा खत्म कर दी गईं। ये देखकर कि शर्मा परिवार के मुखिया को खत्म कर दिया गया था, आदित्य ने हाथ हिलाया। शर्मा परिवार के मुखिया को उनके लोगों ने सहारा दिया और आदित्य की ओर हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। ये कहकर शर्मा परिवार के मुखिया अपने अन्य कबीले के सदस्यों के साथ चले गए। ये देखकर कि आदित्य ने कुछ नहीं किया था और शर्मा परिवार को शांति से जाने दिया था, चैन परिवार के मुखिया ने भी कड़े शब्दों में कहा, आदित्य, मैं भी अपनी नसें खत्म करने और अपनी मार्शल आर्ट को छोड़ने के लिए तैयार हूं। कृपया चैन परिवार को जाने दें, वे निर्दोष हैं। भले ही नसें खत्म करना मार्शल आर्ट को खत्म करने के बराबर था और तब से दुनिया में एक बेकार इंसान के रूप में पीड़ित होना था, लेकिन मार्शल आर्ट को खत्म करना चैन परिवार के नष्ट होने से बेहतर था। एक तरफ खत्म हुई मार्शल आर्ट थी, दूसरी तरफ चैन परिवार का खत्म होना। वह अभी भी बता सकता था कि क्या अधिक महत्वपूर्ण था। नहीं, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। नहीं। इस वाक्य ने चैन परिवार के मुखिया के दिल को गहराई से चोट पहुंचाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वह अपने दुश्मन से अपनी मार्शल आर्ट खत्म करने की भीख मांगेगा, लेकिन उसे ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। आदित्य उसके चैन परिवार को मारना चाहता था। क्या चैन परिवार और सिंह परिवार के बीच सच में इतनी बड़ी दुश्मनी थी? आप जानते हैं, वह और सिंह परिवार दोनों पीड़ित होंगे, लेकिन उनका चैन परिवार पीड़ित होगा। क्यों? चैन परिवार के मुखिया ने सिर उठाया और आदित्य को देखा। भले ही वह मर जाए, फिर भी उसे पूछना था कि आदित्य अपने चैन परिवार को खत्म करने पर इतना अड़ा क्यों था। भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, आदित्य का स्वभाव और दिल उससे अधिक मजबूत था। लेकिन अब, आदित्य को उसके चैन परिवार को खत्म करना था, बेशक वह जानना चाहता था कि क्यों। क्योंकि तुम्हारे चैन परिवार ने मेरी बहन को परेशान किया। आदित्य ने स्वाभाविक रूप से कहा, चारों ओर देखा, वह उस चैन परिवार की लड़की को ढूंढ रहा था जिसने उसकी बहन को परेशान किया था। तुम्हारी बहन को परेशान किया। चैन परिवार के मुखिया दुखी लग रहे थे। अचानक, यही कारण था कि चैन परिवार अंत में नष्ट हो गया। किसने तुम्हारी बहन को परेशान किया? चैन परिवार के मुखिया ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। आदित्य को भी इस समय चैन परिवार की लड़की मिल गई थी। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, चैन परिवार के मुखिया को इसके बारे में पता था। आदित्य की नजर का पीछा करते हुए, चैन परिवार की लड़की उसकी आंखों में आ गई।
मैं जल्द ही मरने वाली नहीं हूँ। चेन परिवार के मुखिया ने चेन परिवार की लड़की की ओर झपटा। घुटने टेक रही चेन परिवार की लड़की पहले ही घबरा चुकी थी। उसने आदित्य को कहते सुना कि उनके चेन परिवार को खत्म करने का कारण ये था कि जब उसने आरोही सिंह को मारा था तो वह स्तब्ध हो गई थी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह कारण होगा। अब जब उसे चेन परिवार के मुखिया ने पकड़ा था तो वह अचानक अपना ध्यान खो बैठी। चेन परिवार की लड़की कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। चेन परिवार हमेशा से लक्ष्मी नगर के 4 बड़े परिवारों का मुखिया रहा था, लेकिन अब वह सिंह परिवार के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था। न केवल चेन परिवार की लड़की, बल्कि सभी चेन परिवार के विचारों ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन, उनके सामने 10 महान लोगों की भव्यता को महसूस करते हुए, भले ही वे विश्वास नहीं करना चाहते थे, उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ा। अगर वे सिंह परिवार से जी जान से लड़ते, तो उन्हें नहीं पता था कि सिंह परिवार के साथ कुछ होगा या नहीं, लेकिन 10 महान योद्धाओं की ताकत उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी थी। आदित्य, कृपया, कृपया मुझे जाने दो। चेन परिवार की लड़की ने प्रतिक्रिया दी, अपने सामने खड़े आदित्य को देखते हुए, और विनती की। ये बहुत बुरा था। आदित्य कौन था? वह एक दवा निर्माता था, वह दुश्मन के प्रति एक कठोर दिल रखता था। उसकी बहन को परेशान करने के लिए यह महिला मर चुकी थी। आमतौर पर, लक्ष्मी नगर में, उसने चेन परिवार की शक्ति के साथ कुछ बुराई की थी। पूरे लक्ष्मी नगर में इस बड़ी लड़की का डर था, उसे मारना लोगों के लिए नुकसान को खत्म करना था। कृपया उन सभी को मार दो। आदित्य ने चेन परिवार के मुखिया और चेन परिवार की लड़की की विनती की परवाह किए बिना उदासीनता से कहा। ठीक है। मजबूत आदमी ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाया, एक घंटी की तरह आवाज आई। हम यहाँ काम करने आए थे, लेकिन हमने फायदा उठाया। अगर हम कुछ नहीं करते, तो हम बस ऐसे ही वापस चले जाते। मैं अपने दिल में ऐसा नहीं कर सकता, अब जब मुझे ऐसा करना है, तो यह मेरे दिमाग से मेल खाता है। मुझे अभी भी डर है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब वे सिंह परिवार के घर आए, तो उनमें से कुछ खा रहे थे, कुछ ले रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने बस यहाँ एक मुद्रा रखी थी। ये कैसे सच हो सकता है? अब सब ठीक है। चेन परिवार का सिंह परिवार के साथ एक ऐसा शत्रुता लगता है जिसे हल नहीं किया जा सकता है और यह उनके लिए प्रकट होने का समय है। उसके नेतृत्व में पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति चेन परिवार की ओर दौड़े। वह इस दस्ते का नेता है, लेकिन वह ज्यादा बात नहीं करता है। उसके लिए, इतने सारे कामों के साथ वह क्या कर सकता है जिन्हें बल से हल किया जा सकता है? अगर शब्द समस्या को हल कर सकते हैं, तो वे इतने मेहनत से मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के कदमों का पालन करते हुए, अन्य बड़े आदमी बाहर दौड़े। अचानक, चेन परिवार खड़ा हो गया और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। चेन परिवार भी लक्ष्मी नगर का पहला आधिपत्य बन गया था और उसे एक ही झटके में मार दिया गया था। चेन परिवार कुछ लोगों को छोड़कर एक सैनिक था। ये बहुत बुरा था कि उनके क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और वे साहस से इसकी भरपाई नहीं कर सकते थे। 10 बड़े आदमी भीड़ों के झुंड में 10 बाघों की तरह थे। चेन परिवार के मुखिया तुरंत पतले आदमी से उलझ गए, और चेन परिवार के मुखिया ने 2 चालों से इसका समर्थन नहीं किया। आखिरकार, वह एक योद्धा नहीं है जो लोगों को मारने में माहिर है। उसने लंबे समय से बल का उपयोग नहीं किया है। तथाकथित 3 दिन बिना हाथों के अभ्यास के। वह उन योद्धाओं से कैसे तुलना कर सकता है जो इन दिनों चाकू की धार पर जीवन की भीख मांग रहे हैं? वे तुरंत कमजोर हो गए। इस समय, भीड़ में 2 काले कपड़े पहने लोग अचानक एक ही समय में हल्के काम करते हुए और दूरी की ओर चले गए। और बूढ़ा आदमी लंबे समय से उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन ये 2 काले कपड़े पहने लोग उसे मारने के लिए यहाँ आए थे, वह ध्यान क्यों नहीं देगा? अदालत में स्थिति अब बहुत अच्छी है। चेन परिवार उन 10 महान योद्धाओं द्वारा लगातार हार गया था और अब वे इन 2 काले कपड़े पहने लोगों को भागने नहीं दे सकते थे। बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, कहाँ भागना है? मैंने देखा कि उसकी आकृति चमक रही थी, एक काले कपड़े पहने आदमी का पीछा करते हुए। और विवेक सिंह ने भी दूसरे काले कपड़े पहने आदमी का पीछा किया, और उन्होंने एक ही समय में विभाजित काले कपड़े पहने आदमी का पीछा किया।
आदित्य गुरु के बारे में थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने महान योद्धा के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर एक नज़र डाली। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहले ही चेन परिवार के मुखिया को हरा दिया था और अब अन्य चेन परिवार के सदस्यों को मारने की तैयारी कर रहा था। आदित्य के निर्देश प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत विवेक सिंह का पीछा किया। आदित्य गुरु क्यूयान के बारे में चिंतित नहीं था, भले ही गुरु केवल महान योद्धा के क्षेत्र की ताकत दिखा सकता था, लेकिन आंखों की रोशनी और अनुभव एक साधारण महान योद्धा की तुलना में नहीं थे। दो काले कपड़े पहने लोग संयुक्त हमले की तकनीक में अच्छे हैं और अब वे अलग हो गए हैं, वे बिल्कुल गुरु के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। आदित्य सिंह परिवार के मुखिया की ओर चला। वर्तमान चेन परिवार के मुखिया जमीन पर पड़े, भारी सांस ले रहे थे। उसके अंक खत्म कर दिए गए थे, भले ही उसके पास एक महान योद्धा की ताकत थी, फिर भी वह इसे बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता था। क्यों, चेन परिवार के मुखिया, क्या आपको लगता है कि आज ऐसा होगा? आदित्य चेन परिवार के सामने चला गया, घुटने टेक दिया और कहा। सिंह परिवार में हर कोई चिंतित था कि आदित्य खतरे में था और वे सभी उसे घेर लिए। आदित्य ने हाथ हिलाया और कहा, तुम सभी जाओ और गड़बड़ी को साफ करो। चेन परिवार के मुखिया को खत्म कर दिया गया है, इसलिए मेरी चिंता मत करो। चेन परिवार में कितने मार्शल आर्ट्स हैं, उन 9 महान मार्शल आर्ट मास्टर्स को मारना कैसे संभव हो सकता है? अब वे सभी मूल रूप से मारे गए हैं। भले ही वह एक मरा नहीं है, लड़ने का कोई विचार नहीं है। चेन परिवार चला गया है। हाँ, मालिक। सिंह परिवार ने तुरंत चेन परिवार के शरीर को साफ करना शुरू कर दिया। ये सिंह परिवार का दरवाजा है और आप सिंह परिवार के रास्ते को रोक नहीं सकते हैं। इसके अलावा चेन परिवार में कई लोग बहुत सारे सामान ले जा रहे थे। हथियारों का कवच भी आत्मा के पत्थरों के योग्य है। आदित्य को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। सिंह परिवार के अन्य सदस्य कीमती हैं। मेयर क्यान, भाग जाओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। आदित्य ने दूर खड़े मेयर को मुस्कुराते हुए देखा। चेन परिवार के साथ लड़ाई शुरू होने पर मेयर अपने लोगों को एक साथ लाया। चेन परिवार की मदद करना चाहते थे, लेकिन भागना भी चाहते थे। अब विरोधाभास में क्या करना है पता नहीं था। चेन परिवार की मदद करना एक मृतंत है। भले ही वह अभी भी चेन परिवार के साथ एक ही समूह में था, लेकिन ये केवल हितों का एक गठबंधन था। अब जब चेन परिवार नष्ट होने वाला है, तो वह चेन परिवार के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता। लेकिन अगर उसने चेन परिवार की मदद नहीं की, तो वह आदित्य के कटिंग बोर्ड पर मांस होगा। आदित्य चेन परिवार के मुखिया को मार सकता है और चेन परिवार को नष्ट कर सकता है, और यह अपरिहार्य है कि उसे आसानी से नहीं मारा जाएगा। आदित्य की कानूनविहीनता को देखकर ऐसा करना बहुत संभव है। इसके अलावा आदित्य के पास इतने सारे आत्मा पत्थर और दवाएं हैं कि वह वास्तव में उसे मारना चाहता है, और उसे दवा से भी निपटाया जा सकता है। ये किस तरह की दुनिया है? मार्शल आर्ट उच्च हैं, कई महान मार्शल आर्ट हैं, एक बकवास है। यह आदित्य द्वारा एक दवा के साथ दफन नहीं किया गया था। 90 पूर्ण क्यूई इकट्ठा करने वाली गोलियां, मैं खुद को बेचना चाहता हूं। उसने गुस्से में सोचा, लेकिन वह ये भी जानता था कि अब इसके बारे में सोचना बेकार था, इसलिए उसे इसके बारे में बात करने से पहले इस निकट से गुजरना चाहिए। मास्टर आदित्य, आप हंसे। मुझे आपकी क्षमा नहीं मिली। मैं भागने की हिम्मत कैसे करूं? मेयर क्यान डर से सिकुड़ गया। आदित्य मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या वह मुझे सीधे मार देगा या मेरी नसें नष्ट कर देगा? मैं शहर का मेयर हूं, एक आधिकारिक पद के साथ, उसे मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये सोचते हुए मेयर क्यान अधिक साहसी था। इस समय चेन परिवार के सभी लोग मारे गए, और बड़े आदमी जो अभी अभी गर्म हो गए थे, आदित्य के पास आए। आदित्य उनका नियोक्ता है, और वे किसी भी समय उसकी सुरक्षा की रक्षा कर सकते हैं। मेयर क्यान, क्या तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता? आदित्य हल्के से मुस्कुराया। नहीं, तुम एक बड़े आदमी हो, एक कीमिया मास्टर, और तुम निश्चित रूप से एक महान कीमिया मास्टर बन पाओगे, या भविष्य में एक दवा राजा भी। बस मुझे एक गैस की तरह मानो और इसे जाने दो। आज मेरा है। मेयर क्यान क्रूर था और उसने कहा,
इस तरह मैं तुम्हें वे सभी आत्मा पत्थर दूंगा जो मैंने इन वर्षों में छापे हैं, और मैं तुमसे केवल मेरा जीवन बख्शने के लिए कहता हूँ। मेयर क्यान के शब्दों को सुनकर आदित्य हंसा। मेयर क्यान हमेशा आत्मा पत्थर को एक खजाने के रूप में मानते थे और पूरे लक्ष्मी नगर को पैसे के लिए उसके लालच के बारे में पता था। ऐसा लगता है कि उसने शाही परिवार के सदस्यों को रिश्वत देने के लिए आत्मा पत्थरों का भी इस्तेमाल किया था ताकि वह शहर का मेयर बन सके। मुझे नहीं पता कि वह एक महान योद्धा कैसे बन गया, लेकिन आदित्य कौन है जो इस आध्यात्मिक पत्थर की परवाह करता है? अगर वह अपनी असली ताकत को उजागर नहीं करना चाहता था, तो वह सही दवा के लिए 10 लक्ष्मी नगर खरीद सकता था। वह मेयर क्यान की बचत को सुनना भी नहीं चाहता था। ठीक है, मेयर क्यान, तुम्हें मेरे सिंह परिवार को निशाना नहीं बनाने के लिए माफ करता हूं, मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। आदित्य ने हाथ हिलाया और कहा। आदित्य को ये कहते हुए सुनकर कि उसने खुद को बख्श दिया था, मेयर क्यान बहुत खुश हुआ और तुरंत कहा, धन्यवाद मास्टर आदित्य, धन्यवाद मास्टर आदित्य। बेशक, तुम्हारे सभी आत्मा पत्थर मेरे सिंह परिवार को सौंप दिए जाएंगे, और मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी को भेजूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने निजी तौर पर एक आध्यात्मिक पत्थर छिपाया है, तो हो। आदित्य ने उपहास किया। हिम्मत नहीं, एक छोटे से व्यक्ति ने निजी तौर पर आध्यात्मिक पत्थर छिपाने की हिम्मत कैसे की? मेयर क्यान ने तुरंत कहा, बाहर निकलो। आदित्य ने कहा, हाँ, यहाँ से बाहर निकलो। ये कहकर मेयर क्यान शहर के गार्डों के साथ घबराकर चला गया। इस बार मेयर क्यान शर्मिंदा था और मुझे नहीं पता कि वह भविष्य में लक्ष्मी नगर का मजाक बनेगा या नहीं। आदित्य मुड़ा और उन बड़े लोगों को धन्यवाद दिया और कहा, हर कोई, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर यह आप लोगों के लिए नहीं होता, तो यह अनुमान है कि चेन परिवार का भाग्य मेरे सिंह परिवार का भाग्य होता। कहाँ, युवा मास्टर आदित्य, वीर नायक, हमारे बिना भी, वह इस स्तर से पार पा सकता है अगर वह आना चाहता है। बेशक उन बड़े लोगों ने आदित्य के बड़े उपहार को स्वीकार नहीं किया और जल्दी से कहा। उन्होंने आदित्य की बहुत प्रशंसा की। इस विशाल सिंह परिवार को देखते हुए ऐसा लगता है कि आदित्य प्रभारी था। उनके बीच की बातचीत को सुनकर आप ये भी सुन सकते हैं कि उन सही क्यूई इकट्ठा करने वाली गोलियों को इस युवा व्यक्ति द्वारा बाहर लाया गया था। वह वास्तव में एक युवा नायक है। अगर उनके पास इतनी सारी सही क्यूई इकट्ठा करने वाली गोलियां होती, तो उन्हें महान योद्धा के रूप में पदोन्नत किया जाता। इतने साल बर्बाद करने में कहाँ? भले ही लक्ष्मी नगर में वे बेहतर ताकतवर हैं, लेकिन केवल वे ही जानते थे कि लक्ष्मी नगर पूरे दाक्सिया के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे महाद्वीप के संबंध में लक्ष्मी नगर चींटियों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। ये लोग कहते हैं कि वे एक बल हैं, लेकिन वास्तव में वे बकवास नहीं हैं। एक यादृच्छिक वुज़ोंग विशेषज्ञ उन सभी को नष्ट कर सकता है। पहली नज़र में आदित्य पूल में कोई चीज़ नहीं है। जल्द ही या बाद में वह पूरे दाक्सिया में, यहाँ तक कि महाद्वीप पर भी प्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह के लोग, अगर वे अब दोस्त नहीं बनाते हैं, तो वे कब इंतजार करेंगे? युवा किमियागर में साहस और दृढ़ संकल्प है। एक योद्धा के रूप में महान योद्धा को वश में करने दें। भले ही उनकी मदद से साधारण योद्धाओं में महान योद्धा से बात करने का साहस नहीं होता है। यह आदित्य की तरह कहाँ है, शांत और संयमित। अगर यह उनके लिए स्पष्ट रूप से महसूस करने के लिए नहीं होता कि आरोही सिंह वास्तव में योद्धाओं के क्षेत्र में थी, तो उन्होंने सोचा होगा कि वे एक दूसरे के साथ शांति से संवाद कर रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने आदित्य के सामने कोई हवा नहीं डाली। सिंह परिवार को देखकर, उन्हें देखकर, उनकी आंखों में डर है। जैसे एक चूहा एक बिल्ली को देखता है, वे प्रतिभाएं साधारण लोग हैं और वे उल्लेख करने लायक नहीं हैं। ठीक है, तो हम बूढ़े और युवा लोगों के वापस आने का इंतजार करेंगे, और जब वे वापस आएंगे, तो हम पीना जारी रखेंगे। वास्तव में, बस तुम्हारे साथ पीते हुए, ये लोग परेशानी पैदा करने आ रहे हैं। आदित्य ने उस दिशा में देखा जहां उसके पिता और बूढ़े आदमी पीछा कर रहे थे, और कहा। कई बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे की ओर देखकर बोले, क्यों न हम चलकर देखें? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, तो आप सबका धन्यवाद। हम अभी जाकर आते हैं। इतना कहकर चारों योद्धा विवेक सिंह और गुरु जी की दिशा में चले गए।
जो योद्धा अर्जुन की रक्षा के लिए वहीं रुका था, उसने कहा, अर्जुन, चिंता मत करो, तुम्हारे गुरुजी और पिताजी जरूर ठीक होंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर भी वह चिंतित होकर दूर देख रहा था। उसी समय उसने मन ही मन लक्ष्मी नगर को अपने नियंत्रण में लेने और अपनी शक्ति संगठित करने का निश्चय किया। अपनी खुद की शक्ति न होना बहुत असुविधाजनक था। यदि उसके पास अपनी शक्ति होती, तो उसे ऐसी चाल चलने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ योद्धा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, हमें बाहर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें घर वापस जाकर बार में पीना जारी रखना चाहिए। हमारे बिना पीना कैसे चलेगा? विवेक सिंह एक बड़ी मुस्कान के साथ दूर से आए, उनके हाथ में एक सिर था। विवेक सिंह के इतना कहते ही गुरुजी भी दूसरी तरफ से प्रकट हुए, उनके हाथ में भी एक मानव सिर था। उसी समय वे सभी योद्धा जो उनका पीछा कर रहे थे, मुस्कुराते हुए उनके पास आ गए। पिताजी, गुरुजी, आप सब ठीक हैं? अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर चिंतित स्वर में पूछा। विवेक सिंह ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोले, चलो पीने चलते हैं। आज तो मजा ही आ गया। ठीक ही तो है, आज के बाद लक्ष्मी नगर उनका, यानी सिंह परिवार का हो जाएगा। ओबरॉय परिवार के सहयोगी के रूप में वांग परिवार ने सिर झुका लिया। पूरे लक्ष्मी नगर में अब सिंह परिवार से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? सिंह परिवार के मुखिया के रूप में वह लक्ष्मी नगर में अपनी राह पर चलने को स्वतंत्र थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका बेटा इतना होनहार था। यह उन्हें सपनों से जगा सकता था। अगर अर्जुन ने उसे दवा और अभ्यास नहीं दिए होते तो वह एक महान मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन पाते? अगर अर्जुन ने अपने गुरु को सिंह परिवार में आमंत्रित नहीं किया होता, तो सिंह परिवार लक्ष्मी नगर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक कैसे बन पाता, और अब लक्ष्मी नगर में सबसे बड़ा विजेता भी बन गया था। इस व्यक्ति का क्या करें? सिंह परिवार के एक सदस्य ने फुसफुसाते हुए पूछा। विवेक सिंह, जो पीने के लिए जाने वाले थे, तुरंत रुक गए और चेन परिवार के मुखिया की ओर देखा। सच कहूं तो वे ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल गए थे। 2 बार में ही जमीन पर गिरा दिए गए, उन्होंने किसी का ध्यान भी नहीं खींचा। मरते हुए चेन परिवार के मुखिया को देखकर सबने फिर से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अब उनका सहारा बन चुका था। जब भी कोई ऐसी समस्या आती जिसका समाधान नहीं हो पाता, वे अनजाने में अर्जुन की ओर देख लेते थे। अर्जुन ने हल्के से कहा, इसे मार दो। उसके बाद वह सिंह परिवार की ओर बढ़ गया, जैसे उसने किसी मुर्गी को मारा हो, और उसे कोई परवाह नहीं थी। अन्य महान मार्शल आर्टिस्ट तो और भी उदासीन थे, अर्जुन के पीछे पीछे दौड़ते हुए अंदर चले गए। भाई, मैं तैयार हूं, आरोही सिंह ने दौड़कर कहा जब उसने अर्जुन को देखा, खुशी से। लेकिन आरोही सिंह के पीछे 2 नौकरानियां भी थीं। अर्जुन ने ही आरोही सिंह को रोकने का सुझाव दिया था। अब जब आरोही सिंह बाहर भाग आई थी, तो वे घबरा गईं। सौभाग्य से उन्होंने अर्जुन को सिंह परिवार के द्वार पर देखा। अन्यथा उन्हें नहीं पता था कि उन्हें आरोही सिंह को रोकने के लिए क्या बहाने बनाने चाहिए। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, अर्जुन ने अपनी बहन के सिर को सहलाते हुए दुलार से कहा। ठीक है, मुझे तो पहले से ही भूख लगी है। आज कैंटीन में खाना क्यों नहीं बना? आरोही सिंह ने शिकायत की। क्योंकि आज हमें जाना था, लेकिन मेरे भाई ने उस बुरे आदमी को हरा दिया, इसलिए अब जाने की जरूरत नहीं है। वे अभी तक व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए समझाया। लक्ष्मी नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों का एक समूह तेजी से चल रहा था। पता नहीं सिंह परिवार के साथ क्या हुआ होगा, एक बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। उसके बगल में बैठा नौजवान ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा उदास था और उसने कहा, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सिंह परिवार के साथ गठबंधन क्यों करना चाहते हैं, और फिर से सिंह परिवार की मदद क्यों करना चाहते हैं? वह इस बारे में बहुत पहले से पूछना चाहता था, लेकिन अपने पिता के सम्मान के कारण उसने कभी नहीं कहा था। अब जब उसने अपने पिता को खुद से बड़बड़ाते सुना, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके पिता हमेशा बहुत स्थिर तरीके से काम करते थे। उसे नहीं पता कि इस बार उन्हें क्या पागलपन चढ़ गया, और उन्हें सिंह परिवार के साथ गठबंधन करना ही है। ओबरॉय परिवार के मुखिया ने अपने बेटे की बात सुनी और हल्के से मुस्कुराए। तुमने सिंह परिवार को लक्ष्मी नगर के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक बनते देखा, और तुम बहुत खुश नहीं थे।
क्या अब जब सिंह परिवार मुसीबत में है तो तुम सिंह परिवार को नीचा देख रहे हो? यह आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। नौजवान का चेहरा और भी उदास हो गया, उसने कहा। ओबरॉय परिवार के मुखिया ने आह भरी और बोले, तो कौन सोच सकता था? चीजें इस तरह बदल गई हैं, और अगर वे सिंह परिवार को कुछ साल दे सकते हैं, तो सिंह परिवार निश्चित रूप से आसमान में उड़ जाएगा। हालांकि, ओबरॉय परिवार के मुखिया ने फिर से सिर हिलाया और आह भरी। इस समय, घोड़ों का एक समूह तेजी से आया, और सबने घोड़ों के उस समूह को देखा। ये हमारे लोग हैं, नौजवान ने चिल्लाया। उसने चिल्लाया क्योंकि वह जानता था कि यह एक खुफिया अधिकारी था जो लक्ष्मी नगर की जांच कर रहा था। अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ होता, तो खुफिया कर्मी निश्चित रूप से इतनी जल्दी में नहीं होते। और लक्ष्मी नगर में अब कौन सी बड़ी बात हो सकती है, जिसकी उन्हें सबसे अधिक परवाह है? एक तो सिंह परिवार का विनाश, और दूसरा वांग परिवार और चेन परिवार ने ओबरॉय परिवार को जाने नहीं दिया और उनका पीछा किया। इसके अलावा, वह कभी भी किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में नहीं सोच सकता था। खुफिया अधिकारी सीधे ओबरॉय परिवार के मुखिया के सामने उड़ गया, एक घुटने पर बैठ गया, बोलना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह पाया। क्या सिंह परिवार नष्ट हो गया? क्या विवेक सिंह मर गया? क्या अर्जुन मर गया? ओबरॉय परिवार के मुखिया के बगल में बैठे नौजवान ने चिंतित होकर जोर से पूछा। और खुफिया अधिकारी बोलना चाहता था, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाया, बस वहां सांस ले रहा था। उसे पानी दो, ओबरॉय परिवार के मुखिया ने चिल्लाया। किसी ने तुरंत खुफिया कर्मियों को पानी का एक थैला दिया। खुफिया अधिकारी ने काले कपड़े पहने थे, और पानी पकड़ने के बाद उसने अपने मुंह से पिया। अगर पानी कपड़ों पर गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना उत्सुक हूं, ये किस तरह की खबर है? घोड़े से उतरने के बाद नौजवान सीधा खड़ा हो गया। खुफिया कर्मी घोड़े की सवारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत थका हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि, ये खुफिया अधिकारी अपनी सांस से बाहर हो रहा था और लगभग मर गया था। जाहिर है, खबर बहुत महत्वपूर्ण थी और खुफिया कर्मियों ने खुद को नजरअंदाज कर दिया और जल्दबाजी में ऐसा किया। काले कपड़े वाले खुफिया व्यक्ति ने पानी पीने के बाद, वह आखिरकार बोल सका, रुक रुक कर कह रहा था, मुखिया, लक्ष्मी नगर में कुछ हुआ है। सिंह परिवार। सिंह परिवार। सिंह परिवार के साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो? नौजवान खुफिया अधिकारी को थप्पड़ मारना चाहता था। ये प्रतीक्षा करना उत्सुकता भरा था। सिंह परिवार के पास महान मार्शल आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत महान मार्शल आर्टिस्टों ने पूरे चेन परिवार को नष्ट कर दिया है, और वांग परिवार और शहर के मालिक भी पीछे हट गए हैं। बड़ी जीत, सिंह की जीत। क्या, सिंह की जीत? सिंह परिवार में अचानक इतने सारे महान मार्शल आर्टिस्ट प्रकट हो गए। कुछ खबरों ने नौजवान के शरीर को हिला दिया। अच्छा, ओबरॉय परिवार के मुखिया ने दहाड़ा, सिंह परिवार की बड़ी जीत हुई है, हम लक्ष्मी नगर वापस जाएंगे। हा, सिंह परिवार, तुम इतने अच्छे हो, लक्ष्मी नगर। ओबरॉय परिवार के मुखिया ने आसमान की ओर देखा और जोर से हंसने लगे। इस बार, वह सही था। क्या तुम्हें पता है? वांग परिवार, चेन परिवार और शहर के मालिक ने लोगों को सिंह परिवार को घेरने के लिए ले गए। तो क्या सिंह परिवार नष्ट हो गया? नहीं, नष्ट होने के बजाय चेन परिवार नष्ट हो गया, और वांग परिवार और शहर के मालिक भी हार गए। ये कैसे हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता? यह अब पूरे शहर में फैल चुका है। मैंने सुना है कि सिंह परिवार में 100 महान मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने चेन परिवार को खून से लथपथ कर दिया। 100। पूरा लक्ष्मी नगर उबल रहा था, और हर कोई लक्ष्मी नगर में हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहा था। कौन सोच सकता था कि शांत सिंह परिवार में अचानक इतने सारे महान मार्शल आर्टिस्ट होंगे और वे चेन परिवार को नष्ट कर देंगे। लक्ष्मी नगर के लोग चेन परिवार के घर के विनाश से बहुत खुश थे, और अन्य लोग सड़क पर नगाड़े और ढोल बजा रहे थे। उन्हें हल्का सा पता था कि भविष्य में लक्ष्मी नगर का आसमान बदल गया था, और यह अब पिछले 4 बड़े परिवारों का नहीं था, बल्कि सिंह परिवार का था। कुछ लोग सिंह परिवार के घर के सामने खड़े थे। वे अर्जुन, विवेक सिंह, गुरुजी और 10 बड़े आदमी थे। सिंह परिवार के प्रयासों से सफाई के बाद, यहाँ कोई खून के धब्बे नहीं थे। केवल हल्की खून की गंध आसमान में बह रही थी जो अभी अभी हुई सामूहिक हत्या के बारे में बता रही थी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वापस जाने के बाद आप अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मैं बाकी दवा तुरंत वितरित करूंगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर 10 बड़े आदमियों से कहा, हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया और हमें इतना अधिक वेतन मिला। सच कहूं तो, ये सबसे आसान समय है जो हमने कभी किया है। सिर पर बैठे पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, इस बार शराब और खाना भी अच्छा था। एक हटे कट्टे आदमी ने कहा, हा, सब हंसे। तो, फिर मिलते हैं। 10 बड़े आदमी बड़े कदम से बाहर निकल गए, बातें करते और हंसते हुए, और एक पल में ही दूर गायब हो गए। उनके जाने के बाद अर्जुन और विवेक सिंह चर्चा कक्ष में आए। यहाँ सिंह परिवार के बड़े लोग हमेशा इसे देखते और यहाँ प्रतीक्षा करते थे। विवेक सिंह ऊपर चलकर बैठे, और अन्य लोग भी अपनी सीटों पर बैठ गए। इस बार का सबसे बड़ा नायक अर्जुन के अलावा कोई नहीं है, विवेक सिंह ने जोर से कहा। सिंह के बड़े लोगों ने भी सिर हिलाया। वास्तव में, अगर अर्जुन नहीं होते, तो इस बार हम एक आपदा में होते। हम दुश्मन को कैसे हरा पाते? अर्जुन के साथ, हमारे सिंह परिवार का एक उत्तराधिकारी होगा, और यह निश्चित रूप से अधिक समृद्ध होगा। अर्जुन उठा और हाथ जोड़े। इस आपदा से बचने की सिंह परिवार की क्षमता अभी भी सभी सिंह परिवार के सदस्यों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। मैंने केवल थोड़ा प्रयास किया। अब मेरी और प्रशंसा न करें। मास्टर अर्जुन वास्तव में बहुत विनम्र हैं। हम सब देख रहे हैं कि मास्टर अर्जुन ने इस बार क्या किया। अगर मास्टर अर्जुन नहीं होते, तो अनुमान है कि बूढ़ा आदमी पहले ही अपने पूर्वजों के साथ चला गया होता। वह यहाँ कैसे बैठ पाता? एक बड़े आदमी ने खड़े होकर जोर से कहा, हाँ, इस घटना के बाद मास्टर अर्जुन पूरे लक्ष्मी नगर में प्रसिद्ध हो गए हैं। युवा मास्टर को विनम्र नहीं होना चाहिए। अनुमान है कि हमारे सिंह परिवार की दहलीज उन बिचौलियों द्वारा तोड़ दी जाएगी। एक बड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, सब हंसे। जब उन्हें बताया गया कि सिंह परिवार के पास विदेशी सहायता है और वे 10 महान मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो वे सब चौंक गए। जब उन्होंने सुना कि इन लोगों को अर्जुन ने आमंत्रित किया था, तो वे लंबे समय तक चौंके रहे। उन्होंने जाना कि अर्जुन होनहार था और उसमें अच्छी प्रतिभा थी। अनजाने में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसी शक्ति को जानना था कि आप ऐसी शक्ति को भी कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। सिंह परिवार आखिरकार भीड़ की तारीफों से बैठक कक्ष से बाहर चला गया। अगर कोई महत्वपूर्ण बहाना नहीं होता, तो बाहर निकलना असंभव होता। वे बड़े लोग बहुत उत्साही थे। सौभाग्य से, पूरे परिवार का मुखिया पिता थे, और अगर वह प्रभारी होते, तो यह शायद उन्हें परेशान करता। अर्जुन अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। सबसे पहले जुएमिंग पवेलियन के खातों को निपटाने का इरादा था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे लोगों का कुछ भी बकाया रखना पसंद हो। जुएमिंग पवेलियन, गुवानशी मुस्कुराते हुए काउंटर के पीछे बैठे थे, किताबें देख रहे थे। इस बार अर्जुन ने जुएमिंग पवेलियन से इतनी ऊंची कीमत मांगी, लेकिन मुख्यालय ने उनकी बहुत प्रशंसा की। आपको पता है, एक पूर्ण गुणवत्ता वाली क्यूई एकत्र करने वाली गोली, मुख्यालय में भी, एक दुर्लभ चीज है। पूर्ण ग्रेड की गोलियों की वास्तव में कमी थी, और जैसे ही वे प्रकट होती थीं, उन्हें छीन लिया जाता था। वह इन गोलियों को प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन उसने एक महान काम किया था। हालांकि ये गोलियां महान मार्शल मास्टर्स की भर्ती के लिए थीं, वे महान मार्शल मास्टर्स खेती के लिए ऐसी कीमती गोलियों का उपयोग नहीं करते थे। जुएमिंग पवेलियन ने एक ऊंची कीमत चुकाई और इनाम को बदल दिया। तो अंत में ये पूर्ण क्यूई एकत्र करने वाली गोलियां सभी जुएमिंग पवेलियन के मुख्यालय में आ गईं। प्रबंधक झांग, अर्जुन यहाँ है। एक नौकरानी के शब्द ने गुवानशी की चिंतन को बाधित कर दिया। क्या, अर्जुन यहाँ है? कहाँ है? प्रबंधक झांग, मैं खाता साफ करने आया हूँ। अर्जुन जुएमिंग पवेलियन में चला गया और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ। इतना कहकर, गुवानशी पीछे के कमरे की ओर चले गए। ऐसी कीमती चीज के लिए पीछे के कमरे में जाना बेहतर है। यह आपके लिए है। अर्जुन ने झांग गुवानशी को एक जेड बोतल दी। झांग गुवानशी ने मुस्कुराते हुए इसे लिया। संख्या गलत है, बहुत अधिक। गुवानशी ने जेड बोतल को ध्यान से देखा और कहा,
यह जेड बोतल थोड़ी बड़ी है और इसमें एक पूर्ण क्यूई एकत्र करने वाली गोली है जिसमें 100 टुकड़े हैं। अर्जुन ने पिछली बार 50 गोलियां दी थीं। इस बार उसे केवल 50 देनी चाहिए थीं। उसने 50 और क्यों दी? गोवानशी झांग यह नहीं सोचेंगे कि अर्जुन पिछली बार दी गई दवा को भूल गया था। बेशक यह इस बार का सौदा है। अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया, खुद के लिए एक कप चाय डाली और कहा, क्या सौदा? गोवांशी बहुत खुश था। सौदा अच्छा है, उसे व्यापार करना पसंद है और ऐसे कुछ और सौदों के बाद अनुमान है कि उसे सीधे पदोन्नत किया जाएगा। मैं लक्ष्मी नगर का स्वामी बनना चाहता हूं और कृपया जुएमिंग पवेलियन मुझे ये 50 पूर्ण क्यूई एकत्र करने वाली गोलियां दें और उन्हें शाही परिवार को सौंप दें। अर्जुन ने हल्के से कहा, बस कुछ सौंपना है। गोवांशी थोड़ा निराश था। उसने सोचा कि वह फिर से मारने वाला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बस कुछ सौंपेगा। आपको पता है, हत्या की कीमत है और चीजों को वितरित करने की कीमत है। जाहिर है कि हत्या की कीमत अधिक है। हालांकि शाही परिवार को चीजें सौंपना साधारण लोगों को चीजें सौंपने की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। लेकिन ये हत्या के व्यवसाय की तुलना में बहुत दूर है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, प्रबंधक झांग, अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं हल नहीं कर सकता, तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा। चिंता मत करो, यह अच्छा है। गुवानशी ने अनिच्छा से जेड बोतल को दूर रखा और केवल अगले लेनदेन की प्रतीक्षा कर सकता था। लेकिन क्या अर्जुन के पास अभी भी एक पूर्ण क्यूई एकत्र करने वाली गोली है? गुवानशी थोड़ा चिंतित है। अर्जुन, तुम लक्ष्मी नगर के शहर के मालिक के पद के बारे में क्या सोचते हो? गुवानशी ने संदेह में पूछा। हालांकि उसने अर्जुन के साथ बहुत अधिक व्यवहार नहीं किया, वह देख सकता था कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शक्ति के प्रति आसक्त था। वह मार्शल आर्ट को बहुत महत्व देता है, ऐसा व्यक्ति शक्ति से घृणा करेगा। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने हाथ हिलाया और कहा, सिंह परिवार, ये सब सिंह परिवार के लिए बने हैं। सिंह परिवार? गुवानशी ने सिर हिलाया। सिंह परिवार के लिए भाग्यशाली, ऐसा यूनिकॉर्न पैदा हुआ था। अब हम पारिश्रमिक के बारे में बात करते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रबंधक झांग ने सिर हिलाया और कहा, एक पूर्ण गुणवत्ता वाली क्यूई एकत्र करने वाली गोली। ये कीमत पिछले लेनदेन की तुलना में बिल्कुल भी नहीं है। उस तरह के बड़े लेनदेन करने के बाद, वह इस छोटे से व्यवसाय के बारे में उत्साहित नहीं है। इसके अलावा, इस बार यह शाही परिवार के लिए है। उनका जुएमिंग पवेलियन गोलियों को अन्य वस्तुओं से नहीं बदल सकता है। उनका जुएमिंग पवेलियन वास्तव में केवल एक पूर्ण क्यूई एकत्र करने वाली गोली कमाता है। अर्जुन ने अपनी बाहों से एक जेड बोतल निकाली, एक क्यूई एकत्र करने वाली गोली निकाली और उसे सौंप दी। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतना कहकर अर्जुन चला गया। वह केवल लक्ष्मी नगर के शहर के मालिक के नामात्र पद को चाहता था, 50 पूर्ण क्यूई एकत्र करने वाली गोलियां, जो पूरी तरह से पर्याप्त थीं। सिंह परिवार के घर लौटने के बाद अर्जुन सीधे अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गया। पिता सिंह अध्ययन कक्ष में बैठे थे, अर्जुन के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि अर्जुन को आज उनके साथ कुछ चर्चा करनी है। इसके अलावा, जुएमिंग पवेलियन में बाकी दवा देने के बाद अर्जुन को भी उन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी। पिताजी, मैंने सब कुछ कर दिया है। अर्जुन ने अपने सामने पिता को देखा और कहा। विवेक सिंह ने सिर हिलाया और गोली दी, बेशक कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन ने जारी रखा, मैंने 50 और गोलियां दी और जुएमिंग पवेलियन से उन्हें मेरे लिए शाही परिवार को देने के लिए कहा। विवेक सिंह ने अपने उत्साह को सहा और कहा, अर्जुन, क्या मैं वास्तव में शहर का मालिक बन सकता हूं? एक मुस्कान के साथ अर्जुन ने कहा, पिताजी, आप शहर के मालिक क्यों नहीं बन सकते? वह शहर का मालिक कौन आपसे बहुत पीछे है, वह शहर का मालिक बन सकता है, आप क्यों नहीं? केवल आपके हाथों में ही लक्ष्मी नगर बेहतर हो सकता है, खुद पर विश्वास रखें। मैं जानता हूं, मुझे बस विश्वास नहीं हो रहा है। मैं, विवेक सिंह, एक दिन शहर का मालिक बन सकता हूं। विवेक सिंह ने उत्साहित होकर कहा। ये हमेशा से उनका सपना रहा था कि वे शहर के मालिक बने।
अप्रत्याशित रूप से एक दिन सपना उनके इतने करीब था कि वह कुछ देर के लिए इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पिताजी, ये कहाँ है? ये तो बस लक्ष्मी नगर का शहर का मालिक है, इतना रोमांचक क्या है? जैसा मैंने सोचा था, भले ही वह चेन्यांग सिटी का मालिक था, उनके पिता आसानी से उस पर बैठ सकते थे। जब तक हमारा सिंह परिवार विकसित होता रहेगा, मेरे पिता भविष्य में चेन्यांग सिटी के शहर के मालिक के पद पर नजर नहीं डाल पाएंगे। लक्ष्मी नगर के शहर के मालिक का पद सिर्फ उनके पिता को पहले अनुकूल बनाने के लिए था, और सिंह परिवार की ताकत मजबूत होने और पृष्ठभूमि अधिक प्रचुर होने तक प्रतीक्षा करें। हम निश्चित रूप से एक उच्च पद की तलाश कर सकते हैं। अर्जुन हंसा और कहा, उन्हें शहर के मालिक के पद की परवाह नहीं थी। वह अपने पिता को लक्ष्मी नगर के शहर का मालिक बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सिंह परिवार पूरी तरह से लक्ष्मी नगर को नियंत्रित कर सकता है। इस तरह, उनका सिंह परिवार बिना देखे नाटकीय रूप से विकसित हो सकता है। लक्ष्मी नगर सिंह परिवार का लक्ष्मी नगर बनने के बाद, अर्जुन की कुछ योजनाओं को भी लागू किया जा सकता था, और वह आधिकारिक तौर पर अपनी कुछ पिल गॉड की क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर सकता था। विवेक सिंह हंसे। इस बेटे का होना उनके जीवन में सबसे गर्व की बात थी। सिंह परिवार में उत्तराधिकारी हैं, और पीढ़ियां पीढ़ियों से अधिक मजबूत हैं, जो समृद्धि का एक अग्रदूत है। अर्जुन, इन दिनों के लिए धन्यवाद, तुमने बहुत कुछ किया है। विवेक सिंह ने अपने बेटे को जलती हुई आंखों से देखा और कहा, पिताजी, आपने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपके लिए कुछ साझा कर सकता हूं, और मैं भी खुश हूं। हमारा सिंह परिवार अभी शुरू हुआ है, और मेरे पिता को भावुक नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कवर करने के लिए उनके पिता मरने को तैयार थे, चाहे वह कैसे भी चुकाए। उसे लगा कि वह पर्याप्त नहीं है। इस जीवन में मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़ने और उस अतुलनीय मार्शल गॉड बनने के अलावा, सिंह परिवार को भी मुख्य भूमि से ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।